नमस्कार सभी को। मेरा नाम राजन बाबू है। यूपीएससी एथिक्स की क्लासेज हमारी चल रही हैं। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़े थे हमने फाउंडेशनल वैल्यूज, और 3 फाउंडेशनल वैल्यूज पर हमने चर्चा की थी। उनमें से पहली है इंटीग्रिटी, जिस पे कई बार प्रश्न आए हुए हैं। सेकंड थी ऑनेस्टी और थर्ड थी प्रोबिटी। आज के वीडियो में हम एक और फाउंडेशनल वैल्यू पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम केवल एक ही फाउंडेशनल वैल्यू पे चर्चा करने वाले हैं। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी मेंस के नजरिए से ये जो टॉपिक है, ये जो फाउंडेशनल वैल्यू है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस फाउंडेशनल वैल्यू का नाम है टॉलरेंस, सहिष्णुता, जिस पर वर्तमान भारत में बहुत ज्यादा विवाद, बहस, चर्चाएं छिड़ी हुई हैं। यूपीएससी में जीएस पेपर 2 हो, जीएस पेपर 4 हो या निबंध का पेपर हो, सभी जगह सहिष्णुता पर प्रश्न आए हुए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएस पेपर 2 में 2017 में इस पर प्रश्न आया। उससे पहले 2015 में भी इस पर प्रश्न आया था। तो 2 बार प्रश्न इसमें जीएस पेपर 2 में इस पर आया हुआ है, सहिष्णुता पर, टॉलरेंस पर। इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यदि हम जीएस पेपर 4 की बात करें तो जीएस पेपर 4 में भी अब तक इस पर 2 बार प्रश्न आ चुके हैं। एक आया 2018 में और दूसरा आया 2019 में, 2 लगातार सालों में। और बड़े मजे की बात देखिए कि इस पर निबंध जो आया है, पूरा निबंध या टुकड़ों में जो पूछा गया, वो 3 बार अब तक पूछा जा चुका है। 2014 में, 2017 में और 2020 में। आप इस फाउंडेशनल वैल्यू की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि जो टॉलरेंस है ये कितना महत्वपूर्ण मूल्य है। तो आज हम जो चर्चा शुरू करेंगे वो किस पर शुरू करेंगे? हम फाउंडेशनल वैल्यूज। और फाउंडेशनल वैल्यूज में क्या है? हमारी टॉलरेंस। और टॉलरेंस को क्या कहते हैं? सहिष्णुता। टॉलरेंस को क्या कहेंगे? सहिष्णुता। सहिष्णुता को आसान भाषा में यदि आप और कहना चाहो तो सहनशीलता भी कह सकते हो। सहनशीलता, जो भी आप इसको कहना चाहो। ठीक है, गाना है ना, जो भी मैं कहना चाहूं। तो टॉलरेंस, सहिष्णुता या सहनशीलता। हम इसमें जो जो चीजें देखने वाले हैं, तो क्या क्या चीजें देखेंगे हम सहिष्णुता के बारे में? पहली चीज देखेंगे क्या है सहिष्णुता। है क्या चीज? इसका अर्थ क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तीसरे नंबर पर जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि भाई जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो टॉलरेंस है वो कहाँ दिखाई देती है। भारतीय संविधान में जो है वो कहाँ पर दिखाई दे रही, सहिष्णुता का जिक्र जो है वो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान में कि भाई सहिष्णुता होनी चाहिए। इसके बाद हम सहिष्णुता का मूल्य देखेंगे। कहाँ कहाँ देखेंगे? एक तो भारत में, भाई भारत में सहिष्णुता का मूल्य कैसा रहा है ऐतिहासिक रूप से, और वर्तमान में कैसा है। और भारत में और पश्चिम में क्या देखेंगे? सहिष्णुता का मूल्य ऐतिहासिक रूप से। संविधान में कहाँ है वो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे देखेंगे। इसके बाद हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे निजी, यानी कि व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासन में सहिष्णुता के लाभ और नुकसान। क्या इसके नुकसान भी हैं सहिष्णुता के?
तो दोनों ही चीजें देखेंगे, व्यक्तिगत जीवन में भी देखेंगे क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, निबंध में पूछा जा सकता है, सामाजिक जीवन में भी, और साथ ही क्योंकि समाज में सहिष्णुता का मूल्य होना चाहिए, और जब व्यक्तिगत जीवन में होगा तो समाज में आएगा क्योंकि व्यक्तियों से समाज बनता है, और जब समाज में आएगा तभी तो प्रशासन में आ पाएगा। प्रशासन जो है वो उस मूल्य को बढ़ाएगा, प्रशासन के कार्यों में भी तो झलकना चाहिए, प्रशासन की नीतियों में भी तो झलकना चाहिए। तो एक प्रशासनिक अधिकारी में के लिए सहिष्णुता किस प्रकार लाभदायक है और एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए सहिष्णुता का मूल्य किस प्रकार नुकसानदायक हो सकता है, वो हम देखेंगे। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, वर्तमान स्थिति, भारतीय समाज में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, कि भारतीय इंडियन सोसाइटी में वर्तमान में सहिष्णुता का मूल्य क्या लोग जैसे शोर मचा रहे, क्या वास्तव में कम हो रहा है कि क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि सहिष्णुता का मूल्य आखिर हम कैसे सिखा सकते हैं, कैसे सिखाएं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे आज की चर्चा हमारी रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल्य है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, इंटरव्यू के लिए, निबंध के लिए, और जीएस पेपर 2 और 4 में तो है ही है, 2 में भी ये काम में आ सकता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और शुरू हम कहां से करेंगे, क्या है से। कहां से करेंगे, क्या है से। चूंकि हमारे पास जो ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड सॉरी, छोटा है, तो मैं इन सबको मिटा देता हूं और क्या है से शुरुआत हम करते हैं। तो क्या है में देखेंगे तो इसके दो अर्थ बेसिकली देखने को मिल सकते हैं। दो अर्थ का मतलब, एक तो इसका है क्या, संकीर्ण अर्थ, संकीर्ण अर्थ, और दूसरा हम कौन सा देखेंगे, व्यापक अर्थ। जब संकीर्ण है तो संकीर्ण के बाद क्या देखेंगे, व्यापक। चलिए दोनों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संकीर्ण अर्थ क्या है। टॉलरेंस, सहिष्णुता आखिर है क्या। जैसा कि इसके नाम से ही दिख रहा है, सहनशीलता, सहिष्णु होना, यानी कि संकीर्ण अर्थ में कहेंगे तो सहन करने की क्षमता, सहन करने की क्षमता। और दूसरे शब्दों में कहें तो विरोधी के प्रति, जो आपका विरोध करता है, जो आपका विरोध करता है, व्यक्तिगत जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, प्रशासन में हो, कहीं पे भी हो, यदि किसी भी प्रकार से कोई आपका विरोध कर रहा है तो जो विरोधी है, तो विरोधी के प्रति सहनशील होने की क्षमता। क्षमता ही क्या कहलाती है, सहिष्णुता कहलाती है। ये इसका क्या कहलाता है, आपका संकीर्ण जो अर्थ है वो कहलाता है। अब जो है ना, ये किसके प्रति विरोधी आपका कौन हो सकता है, विरोध के आधार आपके साथ में क्या क्या हो सकते हैं। कोई भी अन्य व्यक्ति जो है उसके साथ हिंसा ना करना, क्या नहीं करना, हिंसा ना करना। ऐसा नहीं कि हिंसा करने पे उतारू हो गए। यदि आप हिंसा करने पे उतारू हो गए तो फिर आप सहनशील कैसे हो सकते। तो जो विरोधी है वो विरोधी कैसा हो सकता है, मैं वो बता रहा था। तो एक तो व्यक्तिगत विरोधी हो सकता है आपका, कैसा हो सकता है आपका, व्यक्तिगत हो सकता है, जाति के आधार पे हो सकता है कि कोई आपका जाति के आधार पर ही विरोध करता रहता है, कोई धर्म के आधार पे आपका विरोधी है, नस्ल के आधार पे विरोधी है, लिंग के आधार पे विरोधी है, भाषा के आधार पे विरोधी है, क्षेत्र के आधार पे विरोधी है, संस्कृति के आधार पे विरोधी है, ठीक है, विचारधारा के आधार पे विरोधी है। इसके अलावा राजनीति के आधार पर, विचारधारा में सभी प्रकार की विचारधाराएं ले लो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, किसी भी प्रकार से राजनीतिक पार्टी लिखी दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है।
क्योंकि भारत का तो राष्ट्रीय खेल है ना पॉलिटिक्स, इस वजह से तो राजनीतिक पार्टी हम लिख देते हैं। राष्ट्रीयता के आधार पर, किसके आधार पर? राष्ट्रीयता के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर। तो ये सब कुछ आधार हो सकते हैं जिन आधारों पर किसी भी व्यक्ति का क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। और इनमें से कोई भी, चाहे कोई सा भी आधार हो, इनमें से क्या हो, कोई भी आधार हो, इनमें से किसी भी आधार पर आपको जो है वो क्या होना है? सहनशील होना है। इनमें से चाहे कोई किसी भी आधार पे आपका विरोध कर रहा हो, चाहे व्यक्तिगत आधार पर कर रहा हो, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, विचारधारा, राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीयता, किसी के आधार पर भी यदि आपका कोई भी किसी भी प्रकार का विरोध कर रहा है तो उसके प्रति क्या है? उसको सहन करने की क्षमता, विरोधी के प्रति सहनशील होने की क्षमता, उसके साथ हिंसा ना करना। अब इसका व्यापक अर्थ क्या होगा? इसके जब हम व्यापक अर्थ की बात करेंगे तो व्यापक अर्थ की बात करेंगे तो हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध हुए हैं, हमारे यहाँ महात्मा गांधी हुए हैं, तो दोनों के हिसाब से हम इसका व्यापक अर्थ ले लेते हैं। संकीर्ण अर्थ में केवल सहन करना और व्यापक अर्थ में है अपने शत्रु को प्रेम करना, अपने विरोधी को सम्मान करना, को सम्मान देना। हमने इस तरह दुनिया में नाम कमाया है, हमने इस तरह दुनिया में नाम कमाया है, हमने इस तरह दुनिया में नाम रोशन किया, ऐसा कुछ है ना, किया है। हमने दुश्मन को गले मिल मिलकर, हमने दुश्मन से भी गले लग लग कर काम किया है, ऐसे करके एक शेर है ना, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा है ना। तो वो है कि हम दुश्मनों के भी गले मिलते हैं। और ये क्या है? हमें हमारा व्यापक अर्थ है। क्या है? व्यापक अर्थ। तो सहिष्णुता का व्यापक अर्थ क्या हो गया? दूसरों के विचार, दूसरों के विश्वास, दूसरों का व्यवहार, दूसरों की संस्कृति, दूसरों का धर्म, सभी को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना। बेसिकली विरोधी को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना। ओवरऑल कहेंगे तो विरोधी को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना या विरोधी का सम्मान करना, विरोधी को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना कि हम अपने विरोधी को स्वीकार करते हैं, भले ही वो हमारे विचारों से सहमत नहीं हो, हमारी जाति से सहमत नहीं हो, हमारे धर्म से सहमत नहीं हो, हमारे लिंग से सहमत नहीं हो, किसी भी आधार पर हो। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं एग्जैक्टली वो मैं आपको बता देता हूं। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? एमके की जगह मोहनदास करमचंद गांधी लिखी, महात्मा गांधी लिख दो। तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि गलतियों, अपने विरोधियों की गलतियों को भी प्रेम पूर्वक सहना, अपने विरोधी से प्रेम करना, लिख लो आप। महात्मा गांधी सहिष्णुता की परिभाषा क्या कहते हैं? अपने विरोधी से प्रेम करना, दुश्मन से प्रेम करना। वो जब अहिंसा की बात करते हैं तो अहिंसा की बात करते समय ये कहते हैं कि अहिंसा, हिंसा के लिए हो सकता है कि वो कहते हैं कि हिंसा के लिए कायरता चाहिए, अहिंसा के लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए। आपने वो मुन्ना भाई, एक गांधीगिरी वाली जो मूवी है मुन्ना भाई वाली, वो देखी होगी आपने ना, तो उसमें बताया गया है कि अहिंसा का मूल्य बहुत, कि भाई विरोधी को सहन करना, विरोधी को सम्मान करना, कि भाई गेट वेल सून के कार्ड भेजो, पर अपन तेरे से गुस्सा नहीं करेगा, अपन तेरे से बदला नहीं लेगा, अपन तेरे से प्यार करेगा। और भारत में जो महात्मा गांधी हैं, पश्चिम में महात्मा गांधी को जॉन लॉक कहते हैं, सच में नहीं कहते। जॉन लॉक वहां पे भी एक विचारक हुए, राजनीतिक विचारक हुए, इनको हम टॉपिक नंबर 5 में पढ़ेंगे। पर इनकी विचार और गांधी जी के विचार ऐसा लगता है कि जैसे बहुत फोटोकॉपी जैसे, जेरोक्स, ऐसे लगता है कि नोट्स हैं क्या, ठीक है, एक दूसरे से मैचिंग के। तो जॉन लॉक जो कहते हैं, कौन? जॉन लॉक, जॉन लॉक, ठीक है। भारत के कुछ हिस्सों में लॉक को बोलते हैं लाख, लॉक को क्या बोलते हैं? लाख बोलते हैं, लाख, ठीक है। चलो, तो जॉन लॉक क्या कहते हैं? विरोधी के स्वतंत्रता और सम्मान
विरोधी की स्वतंत्रता और सम्मान को बनाए रखना ही सहिष्णुता है। विरोधी विरोधी कह लो या शत्रु कह लो, शत्रु में क्या है कि इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए विरोधी ठीक है। विरोधी की स्वतंत्रता और सम्मान को बनाए रखना, विरोधी की स्वतंत्रता और सम्मान को बनाए रखना, ये क्या है कि भाई सहिष्णुता है। पर देखो समाज में नॉर्मल तरीके से समाज में ऐसा दिखता ही नहीं है। बहुत से लोग आपको दिखते होंगे जो बिना बात के आपकी बुराई करते रहते होंगे, उनके पास और कोई काम नहीं है, बस आपकी बुराई कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं आपकी बुराई कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही एक दोहा है कि रहीमन ओछे नरन से, ना बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे श्वान के, दो भांति विपरीत। यानी कि जो विरोधी लोग हैं ना, जो श्वान प्रवृत्ति के लोग हैं, हालांकि बेचारे श्वान तो अच्छे होते हैं, श्वान कहते हैं कुत्ते को, वफादार होते हैं, लेकिन जो लोग बिना बात के आपका विरोध करते रहते हैं, ओछे नर हैं, जो बहुत ही ओछी प्रवृत्ति है ना जिनकी, उनसे ना तो दुश्मनी अच्छी और ना ही उनसे प्रेम अच्छा, क्योंकि कुत्ता चाटे चाहे काटे, दोनों ही तरह से आप ही का नुकसान है। तो क्या है सबसे अच्छा, क्या है कि भाई सहन करना, सहिष्णु हो जाना। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो व्यक्ति पहले से ही कीचड़ में है, वो चाहता है कि आप भी कीचड़ में आ जाओ। वो तो पहले से ही कीचड़ में ना, उसका क्या बिगड़ जाएगा, उसकी खुद की कोई इज्जत ही नहीं है। समाज में दो लोग उसकी इज्जत नहीं करते, सब उसको गाली देते हैं, सब धुतकारते हैं। अगर वो व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है तो भलाई इसी में है कि आप चुपचाप निकल जाओ उसकी तरफ मुस्कुराकर देख करके। अदरवाइज यदि आप उसके स्तर तक जाओगे तो आपके सम्मान में गिरावट आएगी, आपका स्तर गिरेगा, उसका तो सम्मान बढ़ जाएगा कि देखो मैं किससे लड़ रहा हूं। तो इस बात का ये बहुत फर्क पड़ता है कि भाई किसको जवाब देना और किसको नहीं। इसलिए हाथी कभी कुत्तों के पीछे नहीं भागता। कुत्ते जरूर हाथी पे भौंकते हैं, लेकिन हाथी कभी कुत्तों के पीछे नहीं भागता। तो ये क्या है, इससे ये है सहन करना। और कबीरदास जी तो बहुत आगे चले गए, वो तो कहते हैं कि भाई जो तुम्हारी बुराई करने वाले हैं ना, इनको अपने घर में ही रखो। वो क्या कहते हैं कबीरदास जी, जो आपके बहुत विरोधी हैं, आपके दुश्मन हैं, उनके लिए भी क्या कहेंगे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई अच्छा है ना, तुम्हारी आलोचना करने वाले लोग हैं तो रखो इनको, ये आलोचना करेंगे तो हम और सुधार करेंगे, हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। यानी कि वो उनको एज ए टूल की तरह यूज करना चाह रहे हैं। कोई ठीक है, तुम मुझे में कमी बताते रहो, क्रिटिसाइज करते रहो, मैं और सुधार करता रहूंगा खुद को। तो ये क्या है, और आगे बढ़ जाने की प्रवृत्ति। कबीरदास जी कितना गहरा सोच रहे हैं, आप समझ पा रहे हो कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं। अच्छा, आलोचना, क्रिटिसिज्म को कितना पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ले रहे हैं वो। तो ठीक है तुम करो, मेरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे में लूंगा। तो ये है, और ये संकीर्ण अर्थ हो गया सहन करना, व्यापक अर्थ हो गया प्रेम करना। शत्रु से भी गले मिलना, कोई बात नहीं यार, तुम मेरे विरोधी हो ना, तो विरोधी हो तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है दुश्मन है ना, तो दुश्मन है तो क्या हो गया। तो इस तरह से प्रेम करना, सम्मान करना, उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखना और उनको सम्मान रखना, तो ये सारे का सारा है। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई सहिष्णुता का महत्व या उद्देश्य क्या है। भाई समाज में यदि ये है, सोसाइटी में यदि हम इसको रखना चाह रहे हैं, तो किस उद्देश्य के साथ रखना चाहते हैं, और जो उद्देश्य है इसका, वही इसका क्या है, महत्व भी है। तो क्या है, ये समाज में रहेगी, यदि सहिष्णुता समाज में रहेगी तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्या फायदा होगा, लाभ क्या हो जाएगा। हालांकि लाभ तो हम बाद में देखेंगे, अभी हम इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। इंपॉर्टेंस में और उद्देश्यों में थोड़ा सा अंतर, एक चीज ही है पर लाभ अलग है। तो इसका महत्व कह लो या उद्देश्य कह लो, किसके, सहिष्णुता का, समाज में खास तौर पर। यदि समाज में सहनशीलता रहेगी तो क्या रहेगा, इससे क्या होगा, सौहार्द बना रहेगा। क्या बना रहेगा, सौहार्द
बना रहेगा। और क्या बना रहेगा? सौहार्द के साथ साथ सद्भाव बना रहेगा। लोग एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं रखेंगे, खून खराबे पे नहीं उतरेंगे, हिंसा पे नहीं उतरेंगे, गाली गलौज पे नहीं उतरेंगे। बुराई करना है करो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कीचड़ में ही उतर जाओ, मूर्ख ना बन जाओ आप। ये इसके अलावा विभिन्नता में एकता बनाए रखना। भाई सारे लोग एक जैसे हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? विभिन्नता में एकता कब होगी? जब सब तरीके के अलग अलग तरीके के लोग होंगे। समाज में सारे लोग एक तरीके के नहीं हो सकते ना, सभी अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम होता है, हमने साइकोलॉजी में पढ़ा हुआ है। तो ये है। इसके अलावा जो विविधताएं हैं, ठीक है, दूसरे विरोधियों के प्रति हम क्या लेके आए? सकारात्मक दृष्टिकोण। सभी के प्रति क्या है समाज में? सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो। कोई सभी को एक पॉजिटिव नजर से देखे, ऐसा नहीं कि भाई किसी को भी नेगेटिव नजर से देखे, नहीं, सभी के प्रति पॉजिटिविटी आए। जो भी विभिन्न धार्मिक चीजें हैं, सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग विचार हैं, उनको खुले दिल से स्वीकारना। सभी को खुले दिल से स्वीकारना। सभी को खुले दिल से स्वीकारना। हर चीज में, और ना केवल उनको स्वीकारना बल्कि सम्मान करना। इससे होगा क्या सोसाइटी में? इससे होगा ऐसा कि कोई भी जो सोसाइटी होगी वो समाज में शांति बनी रहेगी, समरसता बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा, लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे, लोग एक दूसरे को सम्मान करेंगे और हिंसा नहीं होगी, एक दूसरे की स्वतंत्रताओं का उल्लंघन नहीं होगा, हनन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम ये देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि भारत में और पश्चिम में सहिष्णुता का मूल्य किस तरह काम करता है। भारत में और देखिए, जो में समाज जो होते हैं ना, समाज होते हैं अलग अलग प्रकार के, सोसाइटी होती है अलग अलग प्रकार की। किसी भी समाज में व्यक्तियों के मध्य किस प्रकार का संबंध है, किसी भी समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, तो समाज में जो विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके बीच, उनके मध्य आपस में किस प्रकार का संबंध है, इसके आधार पर, इसके बेसिस पर जो कल्चर है ना, संस्कृति जो है, वो सोशियोलॉजी के अनुसार संस्कृति 3 प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की हो सकती है? 3 प्रकार की। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। पहले प्रकार की जो संस्कृति रहेगी उसको हम कहते हैं मोनोलिथिक कल्चर। क्या कहते हैं? मोनोलिथिक कल्चर। मोनोलिथिक कल्चर का मतलब होता है एकवादी संस्कृति। एकवादी संस्कृति। दूसरे प्रकार की जो संस्कृति होती है, ये क्या होती है इसको हम देखेंगे ना। दूसरे प्रकार की जो संस्कृति होती है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉट कल्चर, गलन पात्र संस्कृति। MELT, मेल्टिंग पॉट कल्चर, उसको कहते हैं गलन पात्र संस्कृति। गलन पात्र संस्कृति। और तीसरे प्रकार की जो कल्चर होती है, तीसरे प्रकार की जो कल्चर संस्कृति जो होती है उसको कहते हैं सैलेड बाउल कल्चर। सैलेड बाउल यानी कि सलाद का कटोरा कल्चर, या इसका दूसरा नाम है मोजाइक कल्चर। इसके लिए हिंदी शब्द अब क्या लेके आए, जबरदस्ती का लेकर के आना पड़ेगा। तो ये है। अब इनको देखिए होते क्या है, ये तीनों के तीनों होते क्या हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखें मोनोलिथिक कल्चर, एकवादी संस्कृति। क्या होती है एकवादी संस्कृति? एकवादी संस्कृति से तात्पर्य उस संस्कृति से है जो समाज में एक ही प्रकार की सोच को,
एक ही प्रकार के व्यवहार को, एक ही प्रकार की परंपराओं को बढ़ावा देती है। इसमें विविधताओं को स्वीकार नहीं किया जाता है, बहुत सीमित स्वीकार्यता होती है। यह संस्कृति एक विशेष विचारधारा को लेकर के चलेगी। एक विशेष सामाजिक विचारधारा हो सकती है, धार्मिक विचारधारा हो सकती है, नैतिक विचारधारा हो सकती है। इसके उदाहरण कौन से देश हैं? इसके उदाहरण है जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, जो किम जोंग है वहां पे आलू ना, आलू की तरह ही चलता है वो। आलू में हाथ पैर आंख नाक बना दोगे तो वो किम जोंग जैसा ही लगेगा, है बिल्कुल आलू। है क्या वो आलू? वहां पे उसने एक ही तरीके की सारी चीजें कर रखी हैं, बहुत सारे, जैसे एग्जैक्ट तो पता नहीं 100%, बट कहते हैं कि वहां उसने सबकी कटिंग सेम करा रखी, करने का आदेश दे रखा है और पता नहीं क्या क्या। तो उसमें कोई भी अब वो वहां पर नए विचारों को पैदा ही नहीं होने दे रहा, कुछ भी नई नई चीज वो स्वीकार ही नहीं करने दे रहा किसी को भी। तो बहुत खराब है। चाइना है, चाइना में बिल्कुल भी विविधता को स्वीकार ही नहीं किया जा सकता, वहां सहिष्णुता बहुत कम है। उइगर मुसलमान जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि उइगर मुसलमानों के साथ चीन का इस तरह का व्यवहार करता है, तो कोई नहीं बोलता। पर चाइना है वैसा, विविधता को नहीं स्वीकार करता तो नहीं स्वीकार करता। इसके अलावा आप चाहो तो पॉजिटिव वे में देखो जाए तो आप इजराइल को भी इसमें ले सकते हो। इजराइल में भी यदि आप यहूदी नहीं हैं, इजराइल देश में यदि आप गैर यहूदी हैं तो आपका जीवन उतना आसान नहीं है जितना वहां के एक यहूदी का है। और फिर दुनिया में कितने सारे देश ऐसे हैं जो कि इस्लामिक देश हैं, जहां पर जो गैर इस्लामिक जो सोसाइटी है, कल्चर है, जो लोग हैं, उनका जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत सारे देश दुनिया में ऐसे हैं, वो स्वीकारता ही नहीं है किसी दूसरे समाज के, दूसरे कल्चर का, दूसरे धर्म का। वो ये सोच ही नहीं सकते कि कोई दुनिया में कोई दूसरा धर्म भी हो सकता है क्या। तो बहुत सारे देश हैं ऐसे। अब देखिए क्या होता है ना कि एक तो होता है कि डायरेक्ट प्रेशर बनाना कि भाई धर्म परिवर्तन कर लो, सीधे सीधे नहीं गोली से मार देंगे। एक होता है इनडायरेक्ट प्रेशर बनाना। इनडायरेक्ट प्रेशर बनाने का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के लाभ ना मिलना, अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहा बच्चों का यदि आप गैर मजहबी हैं तो, अच्छी जगहों पर आप मार्केट में नहीं जा सकते, बहुत ही सीमित जगहों पर आपका आना जाना हो सकता है, बहुत सारी अधिकार आपको से वंचित कर दिया जाएगा आपको, और रोज रोज आपको परेशान होना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप परेशान होकर के आप क्या करोगे, छोड़ो यार, कम से कम नहीं तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन तो मिलेगी, अच्छा जीवन तो जिएंगे, शांति से तो जी पाएंगे। ऐसा करते हैं कि भाई ये इस्लाम कबूल कर ही लेते। तो एक इस प्रकार का प्रेशर होता है। तो कितने ऐसे इस्लामिक देश है जहां पर इस प्रकार का प्रेशर लोगों पे है, समाज में है, तो वहां सहिष्णुता का मूल्य दिखाई नहीं देता। तो जो मोनोलिथिक कल्चर होगा वहां सहिष्णुता का मूल्य ना के बराबर होगा। वो नहीं सहन कर सकते, उनको नहीं बर्दाश्त होता कि भाई कोई दूसरा गैर मजहबी व्यक्ति उनको दिख जाए। जैसे नॉर्थ कोरिया वाला स्वीकार नहीं कर सकता। कहते कि एक बार उसके किसी व्यक्ति ने, उसका कोई रिश्तेदार ही था, आलू का रिश्तेदार किम जोंग का, उसने शायद कुछ मीटिंग वगैरह कर लिया, किसी से मिल लिया किम जोंग की इजाजत के बिना। इसी वजह से उसके शरीर के ऊपर मांस के टुकड़े बांधकर उसको भूखे कुत्तों के आगे फेंक दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई तो पता नहीं, पर ऐसा कहते हैं। तो आप समझ पा रहे हो, तो वो उसमें स्वीकारता ही नहीं है बिल्कुल नवीनता को, नई चीजों को। वो ये सोच ही नहीं सकता कि कोई कुछ और भी देखे, कुछ और भी कहे, कुछ और भी बोले। विविधता को कोई स्थान ही नहीं। तो ये होता है मोनोलिथिक कल्चर, एकवादी संस्कृति। यहां सहिष्णुता होती ही नहीं। नेक्स्ट आती है आपकी मेल्टिंग पॉट कल्चर। नेक्स्ट कौन सा कल्चर आता है? मेल्टिंग पॉट कल्चर, जिसको कहते हैं गलन पात्र संस्कृति। क्या होता है गलन पात्र संस्कृति? इस प्रकार की संस्कृति में, ऐसे इस संस्कृति को मानने वाले जो भी देश हैं, वहां पर विभिन्न सांस्कृतिक मान्यताओं को मानने वाले लोग होंगे, विभिन्न जातीयता के लोग होंगे, सामाजिक रूप से
अलग लोग होंगे, ये सब एक साथ मिलेंगे, अलग धर्मों के, अलग भाषाओं के, ये सब अलग लिंगों के, तो लिंग तो खैर दो ही होती हैं, स्त्री पुरुष, जो कि प्रत्येक समाज में होती हैं, ये सब होंगे, ये सब मिलेंगे, और ये सब मिलकर के क्या करेंगे, अपनी अपनी कल्चर की हर एक चीज को क्या रखेंगे, एक जगह रखेंगे, एक पात्र में डालेंगे, और उस पात्र में उस सारी कल्चरों को मिला देंगे, घोल एक नया मिश्रण तैयार कर देंगे, और वो एक नया कल्चर बना देंगे। यानी कि जितनी भी पुराने जो कल्चर चल रहे हैं अलग अलग लोगों के, अलग अलग समूहों के, सबको मिक्स कर दो, और सबको मिक्स करके क्या कर दो, एक नया कल्चर बना दो। और इसका जो उदाहरण है वो कौन है, अमेरिका, यूएसए ये घोषणा करता है कि हम जो है वो क्या है, मेल्टिंग पॉट कल्चर का सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी मैं थोड़ा आगे समझाऊंगा आपको, अमेरिका में जो सहिष्णुता का मूल्य है वो अलग से बताऊंगा मैं आपको, कि अमेरिका का कल्चर मेल्टिंग पॉट कल्चर कैसे है। ये तो मैंने आपको यहां तो बता ही दिया। देखो अमेरिका जो है ना, नेटिव अमेरिकन को तो रेड इंडियन कहते थे, ये यूरोपियंस, कोलंबस ने खोज की, ठीक। जब ये सारे लोग वहां गए यूरोप में, उपनिवेशवाद वहां शुरू हुआ, तो उपनिवेशवाद में वहीं के लोग, मतलब कि ये यूरोपियंस ही वहां पे बस गए। तो ये कहानी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं ना, थोड़ा आप सब्र करोगे तो। यूएसए और ब्राजील, ये दोनों देशों में क्या है, मेल्टिंग पॉट कल्चर है। यहां पर क्या है कि शुरू से ही उपनिवेशवाद रहा, और उपनिवेशवाद की वजह से कई सारे देशों का उपनिवेशवाद रहा, तो वहां पर पूरे यूरोप के अलग अलग देश, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इन सब के देशों के लोग वहां पहुंचे, और वहां की जो स्थानीय जो लोग थे, वहां पे कई प्रकार के समूह रहते थे, अलग अलग जनजातियां रहती थी, अलग प्रकार के वहां के मूल निवासी रहते थे, जिनकी अलग अलग ग्रुपों में वो रहते थे, तो उनकी संस्कृति कई प्रकार की थी, तो उन सबको मिक्स किया इन्होंने, और मिक्स करके एक नया कल्चर बना दिया, जिसको यूएसए आजकल अपना कल्चर कहता है। यूएसए का नारा भी है डाइवर्सिटी, है ना, सॉफ्ट पावर उनकी बहुत बड़ी ताकत है यूएसए की। इसीलिए जब यूएसए अफगानिस्तान में आता है तो वो कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, दुनिया में शांति लेके आ रहे हैं। जब वो इराक में जाते हैं अमेरिका वाले, तो हम कहते हैं हम दुनिया में शांति ला रहे हैं, आतंकवाद खत्म कर रहे हैं। लेकिन रूस की सॉफ्ट पावर इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए रूस ने, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया पूरी दुनिया में, कि रूस यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है। रूस, रशियन इन्वेजन, उसको नाम दे दिया गया। तो ये सॉफ्ट कल्चर की ताकत का प्रभाव है। ये क्या है, सॉफ्ट कल्चर की ताकत है, पावर ऑफ सॉफ्ट कल्चर है ये। नेक्स्ट देखते हैं सैलड बाउल कल्चर, मोजाइक कल्चर। सैलड बाउल क्या होता है, सलाद क्या होता है, सलाद एक दूसरे में मिल जाते हैं क्या, नहीं। सलाद में क्या है, खीरा भी पड़ा हुआ है, गाजर भी पड़ी हुई है, रेडिश भी है यानी कि मूली भी पड़ी हुई है, और उसमें चुकंदर भी पड़ी हुई है, और इसके अलावा उसमें ओनियन भी पड़ी हुई है, प्याज भी आपने डाली हुई है, टमाटर डाले हुए हैं, उसमें नींबू भी है, उसमें ये पत्ते भी पड़े हुए हैं, ये पत्ता गोभी जो आते हैं। तो पूरा सलाद है, लेकिन वो आपस में मिक्स होते हैं क्या, नहीं होते। सभी एक साथ रह रहे हैं, बहुत प्रेम है सभी में, सब एक साथ हैं, लेकिन सब एक साथ होते हुए भी सब अलग अलग है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विविधता में एकता। भारत विभिन्नताओं का देश है, भारत विविधताओं का देश है, विविधता में एकता, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, भारत। कनाडा को भी आप इस मामले में मान सकते हो, क्योंकि कनाडा में सिख बड़े मजे से रह रहे हैं सरदार जी अपने, ठीक है। कनाडियों को जो कैनेडियन जो पुराने कैनेडियन है वो भी मजे से रह रहे हैं। वो यूरोपियन उपनिवेशवाद जब चला था, कॉलोनियलिज्म, उस समय यूरोप के कई देशों के लोग वहां जाकर बस गए, तो कई सारे लोग अभी भी अपनी भाषा वहां पे बोलते हैं, अपने कल्चर को अलग बना करके उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन वो सब एक मिलकर रहते हैं। ऐसे ही भारत में आप देखोगे, भारत में शक आए, कुषाण आए, हूण आए, सीरियन आए, मंगोलियन आए, ठीक है, और पर्सिया से लोग आए, सब जगह से लोग आए, सब मजे से रह रहे। भारत में मुगल आए, भारत में ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, सब रह रहे।
एक कॉलोनी में रह रहे हैं, एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, कोई दिक्कत कभी नहीं आई। तो ये क्या, विविधता में एकता। हमने कहीं नहीं कहा कि सबको एक जैसा कल्चर अपनाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं अपना रहे। भारत के गांव में देखो, महानगरों में देखो, जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा, बहुत सारा अंतर आपको दिखाई देगा। सब अपने अपने कल्चर को मानते हुए मजे से जिंदगी जी रहे हैं, और कोई किसी का खून नहीं बहा रहा, कोई किसी के साथ हिंसा नहीं कर रहा, कुछ अपवादों को छोड़ करके। और वो क्यों हो रहा है वो भी हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से जो सैलड वाव कल्चर जो होती है ना, इसी को यदि आप हिंदी में कहना चाहे तो आप सामासिक संस्कृति कह सकते हो। कैसी संस्कृति कह सकते हो? सामासिक संस्कृति। समास का मतलब होता है जोड़ना, हिंदी में समास होता है ना, तो समास क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। संधि क्या करती है? मिलाती भी है लेकिन वो अलग भी करती है। तो समास जोड़ने का काम करता है, तो जोड़ने वाली करती। चाहे कितनी भी जाति हो, संस्कृति हो, धर्म हो, भाषा हो, नस्ल हो, रंग हो, कुछ भी हो, हर समूह अपनी पहचान अलग से बना करके रखेगा। हर किसी के अपने रीति रिवाज अलग बने रहेंगे और सब मिल करके रहेंगे। सब गुजरात का ढोकला मजे से खाते हैं, इडली डोसा पूरे भारत में खाते हैं सब मजे से। कोई नहीं कहता कि हम इडली डोसा का बहिष्कार करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। गरबा होता है तो गुजरात से शुरुआत हुआ, पूरे भारत में चल रहा है। गणपति बिठाते हैं, महाराष्ट्र से शुरू हुआ, पूरे भारत में चल रहा है, हर जगह। तो बहुत ज्यादा है ये। हम आगे इसको, जब हम भारत में सहिष्णुता का मूल्य अभी देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको विस्तार से, तब हम इसको और विस्तार से देखेंगे। अभी मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। तो मैं आपको जो बता रहा था कि भारत और पश्चिम में सहिष्णुता का मूल्य का ऐतिहासिक क्या विकास क्रम रहा है, और वर्तमान में जो है वो क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम कहां से शुरू करते हैं? पश्चिम से शुरू करते हैं। तो ये कल्चर ध्यान रखोगे, मोनोलिथिक, मेल्टिंग पॉइंट और सैलड बाउल कल्चर। वैसे ये सोशियोलॉजी में आता है, लेकिन मान लो निबंध आ जाए सहिष्णुता पर 1500 शब्दों में, 2000 शब्दों में निबंध लिखना है, तो आप इनको चाहो तो जिक्र कर सकते हो। चलिए अब हम लेते हैं पश्चिम में सहिष्णुता का मूल्य, टॉलरेंस इन वेस्टर्न कल्चर। पश्चिम में सहिष्णुता का मूल्य। पश्चिम में का मतलब होता है पूरब और पश्चिम। फिल्म देखी है आपने मनोज कुमार की? बहुत, आपके लिए तो बहुत पुरानी फिल्म हो जाएगी वो, है ना, मेरा सर झुकाए झुका ही रहेगा, गाना है उसमें, है प्रीत जहां की रीत सदा, वो वाला गाना है उसमें। चलिए, तो भारत को बेसिकली पूरब कहते हैं और यूरोप को पश्चिम कहते हैं। चलिए, तो पश्चिम में सहिष्णुता का मूल्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहां देखेंगे हम? तो प्राचीन काल में देख लेंगे। प्राचीन काल, प्राचीन काल में देखा जाए तो पश्चिम में सहिष्णुता का मूल्य जो है वो दिखाई पड़ता है। प्राचीन काल में पश्चिमी संस्कृति में सहिष्णुता का मूल्य दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है? तो सबसे पहले तो यूनानी दर्शन को ले लो आप, ग्रीक फिलॉसफी को ले लो, ग्रीक दर्शन को ले लो। और ग्रीक दर्शन में 3 सबसे बड़े नाम कौन हैं? सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल। तीनों महान व्यक्तियों को ले लो, ठीक है। इनके अलावा इनके समय पे ही एक और दर्शन, एक और फिलॉसफी चलती थी जिसको कहते थे स्टोइक दर्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोइक दर्शन। और स्टोइक दर्शन ने कौन सी अवधारणा दी? जैसे हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जो कि महाउपनिषद में दी हुई है, वैसे ही स्टोइक दर्शन ने कौन सी धारणा दी? विश्व नागरिकता, विश्व नागरिकता की अवधारणा उन्होंने दी। इसके अलावा एथेंस में जो था, क्या था एथेंस में? लोकतंत्र चलता था उस समय। तो उससे भी पता चलता है कि भाई लोकतंत्र होने का मतलब ही क्या है? सहिष्णुता रहेगी तभी तो लोकतंत्र चलेगा, क्योंकि लोकतंत्र चलता है सहमति से। वहां तो न्यायपालिका भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती थी उस समय, जिसने सुकरात को जहर पीने का आदेश दिया। तो एथेंस में लोकतंत्र था। इसके अलावा रोमन जो वहां पे कानून थे, वो रोमन कानूनों में भी कुछ हद तक सहिष्णुता दिखाई देती थी। तो प्राचीन काल में आप ये कह सकते हो कि भाई प्राचीन काल में पश्चिम में सहिष्णुता का मूल्य दिखाई देता है। लेकिन फिर वहां पे आ गया अंधकार काल, डार्क एज जिसको कहते हैं, या मध्यकाल उसको कह देते हैं। और यह काल यूरोप का काला इतिहास है।
यूरोप कितना बड़ा मूर्ख है, या उस समय यूरोप में कितने मूर्ख लोग रहते थे, यह किससे समझा जा सकता है? उनके मध्यकाल के इतिहास को पढ़ के समझा जा सकता है। देखिए, पश्चिम में 3 धर्म प्रमुख रूप से रहे। प्राचीन काल की बात करें तो यहां जीसस क्राइस्ट को भी लिख लो, है ना। तो भाई जीसस क्राइस्ट ने भी क्या किया? सहिष्णुता का मूल्य अपनाया, उन्होंने आखिर अपनी जान दी, ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि भाई करुणा का संदेश उन्होंने दिया ना। उन्होंने जो है वो अपने मारने वालों के लिए कहा था ना कि ये भगवान इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये सहिष्णुता का मूल्य है। जब मध्यकाल आ गया तो देखो, पश्चिम में 3 धर्म प्रमुख रूप से रहे। मैं बता रहा हूं, उन तीनों को क्या कहते हैं? सामी धर्म कहते हैं। पुष्पा में एक सामी गाना है ना, उस वाले सामी की बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना, वो तो स्वामी है। तो सामी धर्म, इन तीनों को ही हम क्या कहते हैं? अब्राहमिक रिलीजन भी कहते हैं। अब्राहमिक रिलीजन भी इनको कह देते हैं। मैंने पुरानी क्लासों में आपको बताया था कि भाई रिलीजन, मजहब और धर्म में क्या अंतर है, कि रिलीजन और मजहब एक ही बात है, लेकिन धर्म बहुत अलग बात है। तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि धर्म क्या होता है। ये तीनों ही अब्राहमिक रिलीजन है। कौन कौन से हैं? यहूदी, ईसाई और इस्लाम। इन तीनों धर्मों में आपस में प्यार मोहब्बत का संबंध बहुत ही कम रहा है। उल्टा मध्यकाल में नफरत बहुत चरम पे पहुंच गई। क्या पहुंच गई? चरम पे पहुंच गई। जो यहूदी थे, चूंकि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ, उन्होंने, ईसा मसीह यहूदी थे जन्म से, जीसस क्राइस्ट, और उन्होंने क्या किया? यहूदी धर्म में ही सुधार किए, जैसे कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने हिंदू धर्म में सुधार किया। हालांकि जैन धर्म तो पहले से चल रहा था, लेकिन स्थायी परंपरा महावीर स्वामी ने उनको दे दी थी। फिर भी मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन प्रमुख रूप से इन दोनों धर्मों का जो उदय हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को में जो कुछ बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए ही हुआ। ऐसे ही यहूदी धर्म में जो कुछ कमियां थी उनको दूर करने के लिए जीसस क्राइस्ट ने प्रयास किया। तो क्या हुआ कि भाई जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन कर दिया गया, सूली पे टांग दिया। जब उनको सूली पे टांग दिया तो इसका इल्जाम जो आया वो किसके सर पे आया? यहूदियों के सर पे आया। और यहूदियों को क्राइस्ट किलर्स कह करके प्रताड़ित किया जाता था। यहूदियों को क्या कहा जाता था? क्राइस्ट किलर। क्राइस्ट यानी कि जीसस क्राइस्ट, तो इनको क्या कहते थे? क्राइस्ट किलर्स। और इनको उत्पीड़न करते थे, हिंसा होती थी बाकायदा, बहुत खतरनाक वाली हिंसा। वहीं यहूदी जो थे, जो यहूदी लोग नहीं होते, उनको वो क्या कहते हैं? गोयम कहते थे। मतलब इसका अर्थ होता है कि खराब, पतित। इस्लाम धर्म तो काफी लेट आया, ये आपको पता ही है, ये पहले ही आ गए। और इनमें भी यहूदी धर्म काफी प्राचीन रहा। इस आधार पर इनमें, और यहूदियों का तो आपको पता है कितनी बार जीनोसाइड हुआ है, कितनी बार उनको खदेड़ा गया है कितनी सारी जगहों से। इसी क्रम में क्या हुआ, जो 11वीं से 13वीं शताब्दी है, 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ, और 7वीं सदी के बाद में धीरे धीरे इनका विस्तार होना शुरू हुआ, और धीरे धीरे कहां तक पहुंच गए? कुस्तुनतुनिया तक पहुंच गए। और जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो वहां से क्रूसेड का जन्म होता है। तो 11वीं सदी से लेके, कभी इतिहास पढ़ने का मौका मिला तो हम बातचीत करेंगे, 13वीं सदी का जो समय है इसको कहते हैं क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है धार्मिक युद्ध। इसको धार्मिक युद्धों का काल कहते हैं। इस समय इस्लाम में और ईसाई धर्म में आपस में संघर्ष अपने चरम पे था। यूरोप में ईसाई धर्म था, यहां इजराइल के आसपास इस वाले इलाके में, सऊदी अरब में, इधर वाले इलाके में जब इस्लाम का उदय हुआ, और इस्लाम जो है वो
यहां से जब यूरोप के दरवाजे पे पहुंच गया, कुस्तुनतुनिया पहुंच गया और अपना विस्तार करना चाह रहा था, तो धर्म के आधार पर क्रूसेड शुरू हुए और इसमें लाखों लोगों की हत्याएं हुई। विस्तार से और कभी देखेंगे। इसी समय क्या हुआ, जो ईसाई धर्म में जो चर्च चलते थे उनको कहते हैं कैथोलिक चर्च, आपने सुना भी होगा, है ना, कैथोलिक चर्च। उसी समय एक दो व्यक्ति पैदा हो गए, जैसे मार्टिन लूथर हो गया और एक मैक्सिमिलियस नाम के एक व्यक्ति हो गए। तो इन्होंने क्या किया ना कि जो चर्च है, तो कोई भी धर्म हो उसमें अंधविश्वास आ ही जाते हैं। जब किसी को ताकत मिलती है ना, तो उसमें, तो चर्च में क्या हुआ, पादरियों को बहुत सारी ताकत मिल गई, तो उसका गलत फायदा भी उन्होंने उठाया, अंधविश्वास खूब फैल गया समाज में। तो उस चर्च पर, कैथोलिक चर्च पर सवाल खड़े किए। मैक्सिमिलियन और मार्टिन लूथर दोनों ने सवाल उठाए और इन्होंने उनमें सुधार लाने के लिए प्रोटेस्ट किया। और जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो एक शाखा ही अलग से ईसाई धर्म में बन गई और उनको हम कहने लग गए प्रोटेस्टेंट कहते हैं, प्रोटेस्टेंट कह लो, ठीक है, ये कहने लग गए उनको। तो कैथोलिक के और प्रोटेस्टेंट जो थे, इनके बीच में आपस में संघर्ष शुरू हो गए, बहुत जबरदस्त खूनी संघर्ष। उसी समय जो कैथोलिक चर्च थे, इन्होंने एक परंपरा शुरू की उसको कहते थे, हिंदी में कहते हैं धार्मिक जांच, और उनकी धर्म की भाषा में कहा गया उसको स्पेनिश इंक्विजिशन। स्पेन में वो हुआ था प्रमुख रूप से, इस वजह से स्पेनिश इंक्विजिशन, यानी कि धार्मिक जांच के मामले में ऐसा करके इन्होंने कितने सारे जो प्रोटेस्टेंट थे, इनकी हत्याएं कर दी गई, बहुत सारे लोगों की। उसी समय एक घटना घटी फ्रांस में, जिसको कहते हैं सेंट बर्थोलोम्यू की रात, जिसको क्या कहते हैं, द नाइट ऑफ सेंट बर्थोलोम्यू, सेंट बार्थोलोम्यू। अब क्या प्रोनाउंसिएशन है सही मुझे भी नहीं पता, बट ऐसे ही कहते हैं। और ये बात है कब की, 1572 की, जब भारत में अकबर शासन कर रहा था। और क्या किया गया, बहुत सारे लोगों की हत्या हुई, काला अध्याय उसको कहते हैं। उसके बाद 1618 से लेकर के 1648 तक 30 वर्षीय युद्ध चला। किसके नाम पे, धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मारा गया। तो सहिष्णुता का मूल्य बिल्कुल शून्य हो गया। अब चूंकि इस्लाम और ईसाई में क्या था भाई, इनमें आपस में विचारधाराओं को लेकर बहुत संघर्ष हो रहा था, चर्च बहुत ज्यादा खतरे में था। तो चर्च ने क्या किया, खूब सारे लोगों को बुलाया और क्या कहा कि चलो इन पर रिसर्च करो, हम जो धारणा दिए इनको सत्य साबित करो। जो सत्य साबित करने बैठे, तो ईसाइयत में अवधारणा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। कोपरनिकस ने देखा, उसने कहा नहीं ये तो गलत बात है। कोपरनिकस ने कहा कि भाई हम तो गलत कह रहे हैं, चर्च गलत है। तो चर्च ने कोपरनिकस की पिटाई सुताई कुटाई कर दी। गैलीलियो ने भी जब यही बात कही तो गैलीलियो को भी माफी मांगनी पड़ गई। ब्रूनो को तो जिंदा ही जला दिया। डार्विन को माफी मांगनी पड़ गई। कोपरनिकस, मैंने आपको बता ही दिया। ये सारे के सारे लोग जो वैज्ञानिक बने, इन्होंने जो रिसर्च की किस लिए की, ताकि बाइबल में लिखी बातों को सच साबित किया जा सके। लेकिन चूंकि ये इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति थे, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इंटीग्रिटी क्या होती है, तो इनको पता लगा कि नहीं बाइबल में लिखी बातें तो गलत है और वैज्ञानिक प्रयोग तो कुछ और ही कह रहे हैं। तो चर्च ने नाराज हो गया, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, तो इनको माफी मांगनी पड़ी। बहुत से लोगों को मार भी डाला गया। तो यह मध्यकाल का काला इतिहास है। लेकिन फिर पुनर्जागरण आया और पुनर्जागरण के बाद में यूरोप का उदय हो गया। यूरोप फिर बहुत हर चीज में बहुत तेजी से आगे बढ़ा भारत से, और भारत में डार्कियां जाने शुरू हुई। तो कुछ अच्छे व्यक्ति पैदा होने लगे पुनर्जागरण के बाद में। तो कौन कौन से व्यक्ति, ये मिटा दूं मैं, तो आधुनिक काल में हम देख लेते हैं। तो ये तो हो गया। तो आप पता चल गया कि भाई मध्यकाल में बिल्कुल भी सहिष्णुता नहीं थी, प्राचीन काल में तो भी थी,
फिर पुनर्जागरण आ गया, वहां पे रेनेसां का हो गया। और जब रेनेसां हुआ, जब वहां पे क्या हुआ, रेनेसां हुआ, तो सबसे पहले एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है थॉमस मूर। थॉमस मूर। और इन्होंने एक अवधारणा दी। इन्होंने क्या दी? एक अवधारणा दी। कब दी? उसी समय दी थी, 1516 के आसपास दी थी, जिसको कहते हैं यूटोपिया। यूटोपिया क्या क्या मतलब है? जैसे राम राज्य, तुलसीदास का राम राज्य, गांधी जी का जो राम राज्य है, वही थॉमस मूर का यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब जहां सब लोग खुश हैं, कोई गरीबी नहीं है, सब जगह स्वतंत्रता है, समानता है, बराबरी है, किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, तो वह यूटोपिया। उसी समय जैकब हेलियोक नाम का एक व्यक्ति हुआ। जैकब हेलियोक। और इसने सबसे पहले सेकुलरिज्म की परिभाषा दी पश्चिम में, धर्मनिरपेक्षता की। और ये बात कही कि भाई धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, तो इसका मतलब सहिष्णुता की बात इसने कही। उसी समय जॉन लॉक आ गया पश्चिम में। और जो जॉन लॉक, जिसकी परिभाषा हमने थोड़ी देर पहले गांधी जी के साथ में पढ़ी थी, उन्होंने जो एक चीज दी जिसको कहते हैं तार्किक तर्क की। उन्होंने एक अवधारणा क्या दी? तार्किक तर्क की अवधारणा दी, जिसको क्या कहते हैं? एम्पीरिसिज्म। EMPIRICISM, एम्पीरिसिज्म उसको कहते हैं। उसी समय इरेस्मस नाम का एक व्यक्ति हुआ पश्चिम में ही। और जो इरेस्मस नाम का व्यक्ति था, इसने एक किताब लिखी जिसको कहते हैं पागलपन की स्तुति, इन प्रेज ऑफ फॉली। पुस्तक का नाम क्या है? इन प्रेज ऑफ फॉली। इसमें इन्होंने चर्च पर तीखे व्यंग किए, जैसे हरिशंकर परसाई है ना, व्यंग करते हैं, श्रीलाल शुक्ल व्यंग करते हैं, तो व्यंग बाण चलाए। और उन्होंने जो है वो सहिष्णुता की बात कही। और लास्ट में आप किसको भी बात कर सकते हो? जॉन स्टुअर्ट मिल की बात कर सकते हो, कि जीएस मिल आए। और जीएस मिल की जो पुस्तक है जिसका नाम है ऑन लिबर्टी, उसमें भी उन्होंने क्या बताया? सहिष्णुता के मूल्य की बात कही और सहिष्णुता के मूल्य को स्थापित करने की बात कही। तो आप ये कह सकते हो कि पश्चिम में रेनेसां के बाद इन दो चार व्यक्तियों के नाम लिख सकते हो, कह सकते हो कि समाज में इन्होंने सहिष्णुता को प्रसारित करने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाई। तो ये हो गया आपका यूरोप में सहिष्णुता के मूल्य का इतिहास, कि भाई प्राचीन काल में कैसा था, मध्यकाल में कैसा था, और फिर आजकल तो वर्तमान में वहां पर सहिष्णुता थी। बट अभी शरणार्थी समस्या हुई है, और शरणार्थी समस्या के बाद में चूंकि शरणार्थी सहिष्णु नहीं थे, तो हम इसको पढ़ेंगे, नुकसान में पढ़ेंगे, सहिष्णुता के नुकसान में। तो उनको क्या नुकसान हुए वो भी हम देखेंगे। तो ये क्या हो गया? पश्चिम में सहिष्णुता का मूल्य हो गया। ये तो हो गया पश्चिम में। अब हम देखते हैं अमेरिका में सहिष्णुता का मूल्य। कहां पर? अमेरिका में। पश्चिम में तो हो गया, अमेरिका की भी कहानी बता देते हैं ना। कुछ बच्चों को लगता है ना अमेरिका बहुत ही शानदार है, ओ अमेरिका, सब लोग कहते हैं, उनको लगता है अमेरिका जाने कितना सुंदर है। अभी बताते हैं अमेरिका कितना सुंदर है, ठीक है। अमेरिका में कहते हैं ना लोग आजादी है, कितने सारे ऐसे फिल्मी हीरो हीरोइन है जो कि क्या कहेंगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेंगे, अरे हम लंदन में तो स्वतंत्रता अनुभव करते हैं, इंग्लैंड की सोसाइटी कितनी अच्छी है। अभी हमने देखी ना इंग्लैंड की सोसाइटी कैसी रही है, इतिहास कैसा रहा है। अभी अमेरिका का भी बताते हैं, जो अमेरिका को बहुत ज्यादा अच्छा लोग मानते हैं। लोगों को लगता है कि भारत में तो जिंदगी जीना बेकार है। कितने सारे सेलिब्रिटीज है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा ना, भारत छोड़ के चले जाएंगे। हालांकि उनके अपने निजी कारण भी रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। बहुत के निजी कारण भी होते हैं, जैसे कि भारत में जो है कि वो पूजा बहुत ज्यादा करते हैं लोग सेलिब्रिटी वगैरह का, तो सेलिब्रिटी वगैरह का जीना भी मुश्किल कर देते हैं। भारत में पता नहीं क्या है कि भाई कोई भी लोग सेलिब्रिटी टाइप थोड़ा सा भी फेमस व्यक्ति होगा तो उसके साथ सेल्फी लेना और ये सब लेना बड़ी शान की बात मानते हैं लोग, पूजा सी करते हैं एक तरीके से। जो कि पश्चिम में ऐसा नहीं करते, तो वो बेचारे अपनी आम जिंदगी भी इंजॉय कर सकते हैं। भारत में क्या है कि आम जिंदगी इंजॉय कर पाना एक सेलिब्रिटी के लिए थोड़ा कठिन काम है, बाहर बाजार में जाना और ये सब करना, क्योंकि कोई ना कोई आ जाएगा, सेल्फी सेल्फी सेल्फी, फोटो, ऑटोग्राफ तो आजकल होते नहीं, तो
लोग भी परेशान हो ही जाता है ना, कोई भी व्यक्ति हो किसी भी चीज से, जब जरूरत से ज्यादा कोई चीज मिल जाती है तो उसकी कदर भी नहीं होती। चलिए अमेरिका का इतिहास देख लेते हैं कि अमेरिका में कितनी सहिष्णुता रही है। यूएसए में सहिष्णुता का मूल्य, सहिष्णुता का मूल्य, वर्तमान स्थिति बहुत बढ़िया है यूरोप की, है ना। हम देखेंगे अभी वर्तमान स्थिति आगे। यूएसए की भी वर्तमान स्थिति काफी अच्छी है। इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं, हमें तो इसका ऐतिहासिक विकास क्रम देखना है। तो आपको पता है कि भाई नेटिव अमेरिकन, मूल निवासी अमेरिका के जो थे उनको क्या कहते हैं, नेटिव अमेरिकन कहते हैं। 1492 में अमेरिका की खोज की, किसने की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। खोज की, ये तो ऐसे कहते हैं जैसे कि कहीं दुनिया को पता ही नहीं था, ऐसे कहना चाहिए कि रास्ते की खोज की। ऐसे ही लोग कहते हैं वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अरे वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज नहीं की, यूरोप से भारत के लिए जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज की। सही बोला करो, पूरा वाक्य बोला करो। तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज की, वहां के नेटिव अमेरिकन को देखा और उनको, क्योंकि वो भारत के ढूंढने निकला था, भारत तो पहुंचा नहीं, अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका में उसने उन लोगों को देखा तो उनको क्या कहा, रेड इंडियंस। ये कहानी तो आपको बचपन से ही पता होगी। जो वहां पर जो नेटिव अमेरिकन से उनकी कुछ जनजातियां थी, तो उन जनजातियों के नाम क्या है, अपाचे। भारत में एक मोटरसाइकिल आती है जिसको कहते हैं अपाचे, ठीक है। चेरोकी, इसके अलावा है सियोक्स, ऐसी 4 5 6 कई जनजातियां, बहुत तरह की जनजातियां है ना। ये हो गया। जब अमेरिका ने, वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो वहां पर उन्होंने उस समय तो कॉलोनियलिज्म का दौर चल रहा था उनका, उपनिवेशवाद। तो यूरोपीय उपनिवेशवाद वहां पे शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया वहां पे, यूरोपीय उपनिवेशवाद। और जब यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ तो उन्होंने वहां की जो मूल जनजाति थी उस पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। और अत्याचार शुरू करके किसी जमाने में जो मूल आबादी जो थी उनकी, आज जनसंख्या में, वर्तमान अमेरिका में इस मूल जनजातियों का जो हिस्सा है अमेरिका की 35 करोड़ की जनसंख्या में, वो 1 से 2% ही रह गया है मात्र। अब आप सोचो कि ये कैसे हो गया, अभी बताते हैं कैसे हुआ। उन्होंने इतने अत्याचार किए ना इनके ऊपर। देखो अमेरिका क्या था, ये नेटिव लोग रहते थे, ब्रिटिशर्स गए, उपनिवेश बना लिया, तो अंग्रेज थे। अंग्रेजों के अलावा यूरोप के और देशों के जो भी छठे छठे लोग थे, जो कि यूरोप के लोग जिनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, सबको अमेरिका भेज दिया। अमेरिका गए ये, वहां पे जमीन देखी, उपजाऊ चीजें देखी, धन धान्य देखा, वातावरण बढ़िया देखा, तो वहां रह गए। लोकल जो लोग थे बेचारे मूल निवासी, बहुत सीधे सच्चे लोग थे, उन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, उनको गुलाम बना लिया। उनको क्या बना लिया, गुलाम बना लिए। अपना लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये भी पहले वही था, ठीक है। वहां पे खेती करनी शुरू कर दी, लैंड लॉर्ड बन गए। बड़े मजे की बात है कि अमेरिका को जो आजादी मिली वो यूरोपियन लोगों से ही अमेरिका को आजादी दिलाई। अमेरिका को आजादी दिलाई यूरोपीय लोगों ने, यूरोपियन लोगों से ही। और आजादी के बाद वो खुद को क्या मानने लग गए, अमेरिकन मानने लग गए। उन्होंने खुद को कह दिया कि हम अमेरिकन लोग हैं। तो 1776 में आजादी ले ली, 3 साल बाद संविधान बन गया 1779 में। उसके बाद भी संविधान बना केवल गोरे लोगों के लिए। जो यूरोपीय लोग थे, वहां के जो मूल निवासी थे, उनको किसी भी प्रकार की सुख सुविधा मिली ही नहीं, उल्टा उनको गुलाम बनाया गया। 1830 में वो एक एक्ट लेकर के आए, द इंडियन रिमूवल एक्ट। उनको रेड इंडियन कहते थे ना, इसलिए द इंडियन रिमूवल एक्ट। इस एक्ट के तहत उनको क्या किया, जितनी भी ये जनजातियां थीं,
इन सारी जनजातियां जहां जहां भी रहती थी और वो जगह यदि उपजाऊ थी, उस जमीन को उनसे छीन लिया और उनको ओक्लाहोमा जैसे जो क्षेत्र है अमेरिका के दूर दराज के साउथ के, वहां भेज दिया सबको, उधर जाओ। वो बेचारे पैदल गए, 15-15 दिन, 3-3 महीने पैदल चलते रहे। ना कोई उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था, ना कोई बिजली की, ना खाने की। कितनी सारी ऐसी जनजातियां थी जो कि रास्ते में ही दम तोड़ गई। बहुत ज्यादा अत्याचार किए। इसीलिए इतिहास में काले अध्यायों के तौर पर इस एक्ट को कहते हैं द ट्रेल ऑफ टीयर्स, द ट्रेल ऑफ टीयर्स। लोगों के खून पे सना है, लोगों के खून पे बना हुआ है वर्तमान अमेरिका, वहां के मूल निवासियों के खून पे बनाया गया है। इसीलिए यदि आप दी एवेंजर्स सीरीज यदि आप देखते हो, दी मार्वल्स का, तो उसमें जो एक वेब सीरीज आई उसके अगले क्रम में तो कैप्टन अमेरिका होती है जो कि गोरा होता है, स्टीव जो होता है ना। जब स्टीव की डेथ हो जाती है तो जो दूसरा बंदा बचता है जिसको स्टीव चाहता था कि ये कैप्टन अमेरिका बने, वो अश्वेत है। और अश्वेत को अमेरिकन कैप्टन नहीं बनाया जाएगा, इसका बहुत विरोध होता है अमेरिका में। उस सीरीज में ही दिखाया गया है, आप देखोगे तो। हालांकि वो बन जाता है लास्ट में। तो बहुत अत्याचार किए। इनको वोट डालने का अधिकार नहीं, एक साथ स्कूलों में पढ़ने का अधिकार नहीं, किसी भी उनके विवाह स्वीकार नहीं किए जाते। अमेरिका का संविधान संशोधन करना दुनिया के सबसे, मतलब दुनिया में जितने भी संविधान है उनमें संविधान संशोधन करने की यदि कठिनता का परीक्षण करें तो अमेरिका बहुत उच्च स्तर पे आता है। इसलिए वहां पे बहुत कम संविधान संशोधन हुए। लेकिन जो ब्लैक पीपल हैं उनको जो है समानता लाने के लिए 13वां संविधान संशोधन हुआ, 14th हुआ और 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए। और उनके द्वारा फिर उनको क्या दिए गए, वोटिंग राइट्स दिए गए, समानता के अधिकार उनको दिए, जो है वो दिया गया। उनके लिए सिविल राइट्स एक्ट लाए गए, सिविल राइट्स एक्ट आया उनके लिए। और जो सिविल राइट्स एक्ट आया उनके लिए कब आया है, 1964 में आया है। 1776 में आजाद हो गए थे ये। और 1965 में उनके लिए क्या आया है, वोटिंग राइट्स एक्ट, वोटिंग राइट एक्ट। ये क्या है, अमेरिका का संविधान, वो इतिहास है सहिष्णुता को लेकर। वर्तमान में देखें तो मैंने कहीं पहले ही बता दिया आपको, वर्तमान में इनके कल्चर को कहते हैं मेल्टिंग पॉट कल्चर। अब यहाँ के संविधान में देखोगे तो बहुत अच्छी चीजें दिखाई देंगी, समानता, जैव विविधता नहीं, विविधता। वो कहते भी हैं कि डाइवर्सिटी इज अवर पावर, सॉफ्ट पावर। वर्तमान में बहुत शानदार है, ठीक है। पहले ऐसा था, इतिहास यदि हम देखें तो हमने यूरोप का देख लिया, अमेरिका का देख लिया, खुद का भी तो देखो भाई। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आप ना, तो मुझसे बुरा ना कोई। हमारे यहाँ का ऐसा कल्चर रहा है, तो पहले खुद को देखो। चलो खुद को देखते हैं, भारत को देखते हैं। भारत में सहिष्णुता का मूल्य कैसा रहा है, ठीक है। अपने बारे में नहीं बता रहे, दूसरों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं भारत में वर्तमान में क्या मूल्य है उसकी बात नहीं करूंगा, है ना। वर्तमान में तो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी ऐतिहासिक जो विकास क्रम है भारत में सहिष्णुता का, वो देख लेते हैं। तो भारत में सहिष्णुता का मूल्य, तो भारत में सहिष्णुता का मूल्य देखेंगे तो भारत की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, जल्दी बोलो। वेद है, ठीक है। वेद है हमारे 4, और उन 4 वेदों में जो सबसे पुराना वेद है उसको क्या कहते हैं, ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10। तो ऋग्वेद के पहले मंडल में 164वें सूक्त के 46वां एक मंत्र है। और उस 100 और वो 46वें मंत्र में क्या लिखा हुआ है, एकम सत
एकम सत, सत मतलब सत्य, सत्य एक है। विप्रा यानी कि विप्र लोग, विप्र लोग कहने कि भाई विप्र लोग मतलब ज्ञानी लोग, पंडित जाति नहीं है, पंडित कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति को। तो विप्रा बहुधा वदंती, अब तो जाति बाद में बना दिया गया उसको, ठीक है, ज्ञानी बहुधा वदंती। वर्तमान में तो जाति है पंडित, एक समय पे नहीं थी, विप्र उनको कहते थे। लेकिन सत्य विप्रा बहुधा वदंती कि अलग अलग लोग सच को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कोई कहे कोई गाना ना, कोई कहे कैसा कैसा है इश्क, कोई बोले दरियाए, कोई बोले दरियाए, कोई बोले सहराए। तो कोई बोले कृष्ण है, कोई बोले राम है, कोई बोले महादेव है, किसी की भी पूजा करो। शाक्त धर्म है, वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, किसी की भी पूजा करो, भागवत है, अलग अलग संप्रदाय हैं, सब प्यार से रह रहे हैं। तो सच एक है, सब अलग अलग कहते हैं, कोई निर्गुण कह रहा है, कोई सगुण कह रहा है। उपनिषद आते हैं वेदों के बाद दूसरे नंबर पर, तो एक है छांदोग्य उपनिषद। हैं तो खूब सारे सूक्त, मैं केवल कुछ ही सूक्त लेकर के आया हूं जो बहुत ही इजी भी हैं, सबसे ज्यादा प्रचलित भी हैं और जिनको आप आराम से याद भी कर सको। दूसरा है छांदोग्य उपनिषद, और जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें क्या लिखा हुआ है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, कि पूरी दुनिया ब्रह्म है। सर्वम खलविदम, सर्वदम खलविदम ब्रह्म, कि सारी दुनिया ही क्या है, ब्रह्म है। प्रत्येक, हम कहते हैं ना कण कण में राम है, तो वो वाली बात है, कण कण में भगवान है, हर चीज ईश्वर है। जब हर चीज ईश्वर है तो सभी को प्रेम करेंगे, सभी को सम्मान करेंगे, सभी को रेस्पेक्ट देंगे, सभी की इज्जत करेंगे। और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा तो आपको पता ही है, जो कि मैं पहले भी बताई है, और वो है महाउपनिषद में। एक और उपनिषद है जिसका नाम है महाउपनिषद। मतलब उपनिषद बहुत सारे हैं ना, 108 तो भारत में पवित्र माना जाता है, 108 की संख्या, इसलिए 108 कह देते हैं उपनिषदों को, बाकी संख्या ज्यादा है। तो महाउपनिषद में क्या लिखा हुआ है कि निजय परो वेति गणना, निजय परो वेति गणना लघु चेतसाम, कि छोटे लोग होते हैं जो अपने पराये की गिनती करते हैं, या अपना पराया कोई नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कि निजय परोवेति गणना लघु चेतसा नाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जिनका हृदय विशाल है, उदार चरित्र है जिनका, उनके लिए तो पूरी दुनिया ही परिवार है, पूरी वसुधा ही उनका कुटुंब है। कुटुंब कहते हैं पूरा परिवार, खानदान। तो महाउपनिषद में क्या लिखा हुआ है, खाली लिख लो आप, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा, वसुधा किसको कहते हैं, पृथ्वी को, कुटुंबकम, ठीक है। केवल हिंदू धर्म में ही सहिष्णुता का मूल्य है कि जैन धर्म में भी है? भारत में तो जैन धर्म भी है। जैन धर्म में क्या है, अनेकांतवाद। जैन धर्म में स्यादवाद, कि तुम्हारी भी बात सही हो सकती है, कि शायद तुम सच बोल रहे हो, शायद तुम भी सच बोल रहे हो, शायद तुम भी सच बोल रहे हो, कि सच का किसी को पता नहीं है, सब अपने अपने तरीके से सच बोलते हैं। अच्छा, केवल जैन धर्म में ही सहिष्णुता का मूल्य है कि बौद्ध धर्म में भी है? तो कहो कि बौद्ध धर्म में भी है। बौद्ध धर्म ने ही तो सबसे पहले करुणा का मूल्य दिया, करुणावतार बुद्ध, अहिंसा का मूल्य दिया सबसे बड़ा। तो ये क्या है, ये क्या है, सहिष्णुता ही तो है कि भाई हम किसी व्यक्ति को भी नहीं मार रहे। और हमारे जो राष्ट्रपिता हैं जिनका नाम है M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, उन्होंने भी धर्म निरपेक्षता की बात नहीं कही, इससे भी आगे बढ़ के किसकी बात कही, सर्वधर्म संभाव की बात कही, यानी कि सभी धर्मों को समान भाव से देखना चाहिए। जो ये सब बताते हैं कि भारत के इतिहास में सहिष्णुता का मूल्य एक उच्चतम मूल्य रहा है, हमने उसको एक बहुत हाई रैंक पर स्थापित किया है।
बहुत ज्यादा सम्मान हमने दिया है किसको? सहिष्णुता को। भारतीय इतिहास में यह मिलता है। ठीक, वर्तमान में क्या है वो हम देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि क्या संविधान में भी सहिष्णुता का मूल्य है या नहीं है। भारत में, भारतीय संविधान में सहिष्णुता का मूल्य कहां पर है? तो ये लिख लो, ऋग्वेद में एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, छांदोग्य उपनिषद सर्वम खलविदम ब्रह्म, महा उपनिषद वसुधैव कुटुंबकम, जैन धर्म अनेकांतवाद है, स्यादवाद है, बौद्ध धर्म करुणा है, अहिंसा है, और गांधी जी ने क्या कहा है? सर्वधर्म संभाव। अब भारतीय संविधान में कहां है सहिष्णुता का मूल्य? कि भारतीय संविधान में सहिष्णुता का मूल्य दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? तो हम क्या लिखेंगे? संविधान में, भारतीय संविधान में सहिष्णुता का मूल्य। तो भारतीय संविधान में कहां दिखाई देगा? भारतीय संविधान का सबसे पहला पेज क्या है? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना पढ़ो आप। प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। हमारे यहां सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में दिया गया है। तो लिखो आप अनुच्छेद 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में तुम धर्म को, किसी भी धर्म को मानो, तुम्हारी मर्जी। तुम किसी भी धर्म को मत मानो, मत, तुम्हारी मर्जी। तो किसी भी व्यक्ति ने कहा कि साहब मैं तो धर्म मानूंगा, मान ले, मेरी तेरी मर्जी। नहीं मानूंगा, तेरी मर्जी। केवल भारत का संविधान दुनिया के संविधान में ऐसा है जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार मूल अधिकारों में रखे गए हैं। अल्पसंख्यकों के लिए मूल अधिकार हमने रखे हैं। अल्पसंख्यकों के मूल अधिकार और कहां रखे गए हैं? अनुच्छेद 29 और 30 में। भारत के संविधान के अलावा दुनिया में केवल एक दक्षिण अफ्रीका का संविधान आपको दिखेगा ऐसा, और कनाडा का संविधान ऐसा दिखेगा जहां पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कही गई है। साउथ अफ्रीका के संविधान को यदि आप देखोगे तो उसकी संविधान की धारा 9 है जो कि भेदभाव से मुक्त समाज के निर्माण की बात कहती है। और कनाडा में भी एक उपबंध है जिसको कहते हैं चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम। चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम। दुनिया के किसी भी देश में के संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए मूल अधिकार नहीं है, भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 14, 15, 16, 17 और 18 समानता। और इसी में अनुच्छेद 17 है जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ये सब चीख चीख के चिल्लाते हैं कि भारतीय संविधान बहुत ज्यादा सहिष्णु है। भारत में जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति संसद को दी गई है, और उसके लिए अनुच्छेद में, भारतीय संविधान में 330 से लेकर 342 तक अनुच्छेद बनाए गए हैं कि जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। भाषा के आधार पर यदि कोई अल्पसंख्यक है, यदि कोई भाषाई अल्पसंख्यक है, तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 का विशेष उपबंध बनाने की बात कहता है। 371 अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों को विशेष दर्जा देता है, विशेष उपबंध करता है। भारत के संविधान में अनुसूचियों की यदि हम बात करें तो दो अनुसूची ऐसी हैं जो कि जनजातियों के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए बात करती हैं। और वो कौन कौन सी अनुसूची है? 5वीं और 6वीं। हमारे जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जब हम बात, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी,
नीति निर्देशक तत्व जिनको हम कहते हैं, इनमें सहिष्णुता का मूल्य दिखाई देता है। इसमें सॉरी डिस्टर्ब ना हो गया हो, जोश ज्यादा आ गया क्या मेरे को? यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, भावनाओं में बह गए क्या? वो एक फिल्म है ना यार, कौन सी दबंग फिल्म है, कौन सी है, जिसमें वो कहते हैं कि लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं, है ना, ज्यादा बोल गए। ऐसा तो नहीं हो गया? ऐसा हो भी सकता है, कुछ पता नहीं। चलो यार बढ़िया रिदम बन रही थी यार, मस्त मजा आ रहा था, कोई बात नहीं। तो अनुसूची है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की बात कही गई है ना, और सद्भाव के साथ ही अनुच्छेद 44 है हमारा, मूल अधिकारों में हम बात कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य को सहिष्णुता बनाए रखे। भारतीय न्यायपालिका की बात हम जब करते हैं तो भारतीय न्यायपालिका में भी जो साहवानो केस है, जिससे पता चलता है कि भारतीय संविधान सबरीमाला केस है कि क्या करने की कोशिश कर रहा है, सहिष्णुता के मूल्य को स्थापित करने की कोशिश जो है वो भारतीय समाज में कर रहा है, बाद में करता है ना। क्या कर रहा है? भारतीय समाज में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपको दिखेगा कि भारतीय संविधान में कहां कहां सहिष्णुता का मूल्य है। आगे देखते हैं, अब हम इसके फायदे देख लेते हैं। अब हम क्या देख लेते हैं, सहिष्णुता के लाभ। तो लाभ हम 3 तरीके से देखेंगे, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और प्रशासन में। तो लाभ में पहले व्यक्तिगत जीवन में, समाज, प्रशासन। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत जीवन में। बताओ व्यक्तिगत जीवन में यदि आप सहनशील आदमी हैं तो बताओ क्या फायदा होगा आपको? तो जाहिर सी बात है आपके झगड़े कम होंगे। सबसे पहली बात तो क्या होगा, आपके झगड़े कम होंगे। दूसरी बात, आपके जीवन में प्यार प्रेम ज्यादा रहेगा, लोग आपसे प्रेम करेंगे जब आप बहुत ज्यादा सहनशील होंगे। इट इज गुड टू बी गुड, अच्छा होना अंत में आपके लिए ही अच्छा है। आपके लोगों से संबंध बेहतर बनेंगे। आप सहनशील व्यक्ति हैं तो लोगों के साथ में आप संबंध बेहतर आपके स्थापित हो पाएंगे, आपके रिलेशंस बहुत बेहतर स्थापित होंगे। आपके अंदर धैर्य का विकास होगा, सद्गुणों का विकास हो जाएगा, सद्गुणों का विकास हो जाएगा, चाहे धैर्य हो या दूसरे कुछ सद्गुण हो उनका। आपके अंदर विचार जो है वो सही विचार आपके अंदर आएंगे, क्योंकि जब आप सहनशील हो, शांत मस्तिष्क रहोगे तो उल्टे सीधे विचार कम आने की संभावना है, सही विचार आएंगे। आप सहनशील व्यक्ति हो तो लोग आपको सलाह देने में डरेंगे नहीं, आपको खुल के सलाह देंगे तो आपको सही सलाह मिलेगी। तो आप सही सलाह मिल सकती है, जरूरी नहीं, गारंटी नहीं है, पर यह संभावना है। तो निजी जीवन में सहिष्णु यदि व्यक्ति है, कोई सहनशील यदि व्यक्ति है, तो उसके जीवन में झगड़े कम होंगे, प्यार ज्यादा बढ़ेगा, संबंध बेहतर होंगे, उसके अंदर सद्गुणों का विकास होगा, उसके अंदर सही विचार उसके मस्तिष्क में हमेशा आएंगी, उसको सही सलाह मिलेंगी। जो व्यक्तिगत जीवन में फायदा होता है वही समाज में फायदा होता है। देखो इंग्लैंड में एक व्यक्ति हुए जिन्होंने एक पुस्तक लिखी था, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ब्रिटेन के संविधान पे बहुत कुछ लिखा उन्होंने, बहुत अच्छे विचारक माने जाते हैं, और उनका नाम है वॉल्टर वेजहॉर्ट, वॉल्टर वॉज हर्ट उसको कह लो। उन्होंने पुस्तक लिखी द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने एक बहुत ही शानदार बात कही, जो आप कहीं भी निबंध में यूज कर सकते हो, इंटरव्यू में यूज कर सकते हो,
अपने आंसर में एज ए क्वेश्चन की तरह यूज कर सकते हो। और इन्होंने ये कहा कि अनुकरण की संस्कृति दुनिया के अधिकांश समाजों में दिखाई देती है, लेकिन चर्चा की संस्कृति केवल कुछ ही समाजों में दिखाई देती है, और आश्चर्य नहीं है कि ऐसे समाजों ने ही सर्वाधिक प्रगति की है। आप भारत को देखोगे, भारत में कितनी सारी पुस्तकें हैं हिंदू धर्म पर। भारत में 9 दर्शन हैं, 6 आस्तिक हैं, 3 नास्तिक हैं। कभी खून नहीं बहाया एक दूसरे का। ये छोटे मोटे युद्ध हुए हैं, ठीक है, और छोटे मोटे क्लैश हुए हैं, पर ऐसा नहीं कि बड़े पैमाने पर नरसंहार कर दिया। इसीलिए क्योंकि भारत में क्या है ना, चर्चा का वरदान है। हमारे यहाँ तर्क शास्त्र होता था, हमारे यहाँ चर्चाएं होती थी। हमारे यहाँ आज भी कहते हैं कि वाद प्रतिवाद संवाद। इसीलिए प्रोग्रेस कर पाते, इसलिए प्रगति कर पाते हैं। हम मानते हैं कि अच्छाई है तो बुराई भी होगी। तो समाज में क्या फायदा होता है, समाज प्रोग्रेस कर पाता है, समाज उन्नति कर पाता है, समाज में शांति रह पाती है, समाज में सद्भावना रह पाती है। लोग एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं, एक दूसरे से नई नई चीजें सीखते हैं, और समाज क्या करता है, ओवरऑल तरक्की करता है। तो ये क्या हो गया, इसके समाज में फायदे हो गए। अब प्रशासन में क्या फायदा होगा। देखिए, दुनिया में जब भी प्रशासन चल रहा है ना, तो प्रशासन इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि प्रशासन चल रहा है मजबूत है, बल्कि इसलिए चल रहा है क्योंकि वहां का समाज वैसा है। भारत के डीएनए में डेमोक्रेसी है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। किम जोंग उन इसलिए चल रहा है क्योंकि वहां की सोसाइटी उनको चलने दे रही है। जिस दिन सोसाइटी विद्रोह कर देगी, पूरी की पूरी एक साथ, कुछ नहीं चल पाएगा। तो प्रशासन के लिए सबसे बड़ा काम क्या हो रहा है कि भाई नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन वो कर पा रहे हैं। सहिष्णुता रहेगी तो नीतियों का क्या कर पाएंगे, प्रभावी क्रियान्वयन कर पाएंगे, क्योंकि आम जनता का सहयोग मिलेगा, समाज में शांति स्थापित करने में उनको सहायता मिलेगी, समाज का विकास वो कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे, है ना। और क्या हो गया, प्रशासन कैसा हो पाएगा, प्रभावी हो पाएगा यदि सहिष्णुता रहेगी। तो समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। किसको बढ़ावा मिलेगा, समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा प्रशासनिक नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन होगा, समानता समाज में आ पाएगी, न्याय आ पाएगा, कल्याणकारी राज्य की जो हमारी अवधारणा है, वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहयोग होगा। किससे, सहिष्णुता से। तो ये सब क्या है, फायदे हैं। एक अच्छा डीएम रहेगा, ये तो डीएम यदि अच्छा है तो वो नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन कर पाएगा, सहनशील है तो, ठीक है, सहिष्णुता उसमें है तो शांति के साथ समाज में शांति का पाठ पढ़ा पाएगा, डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर पाएगा, लोग उसकी बात शांति से सुनेंगे क्योंकि वो लोगों की बात शांति से सुनेगा, वो अपने डिस्ट्रिक्ट का बहुत ज्यादा विकास डेवलपमेंट कर पाएगा, नीतियां जो भी योजनाएं चल रही हैं योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर पाएगा, अपने जो सरकारी जो अपने अंडर में जो कर्मचारी हैं, ठीक है, वो उसके लिए जी जान छिड़कने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो उनको पता है कि कितना बेहतर तरीके से काम कर रहा है, ये कितना अच्छा व्यक्ति है, इसके कितने सही विचार हैं। पर इसके नुकसान भी हैं, तो नुकसान भी तीनों तरीके से देख लेते हैं ना। तो व्यक्तिगत जीवन में, समाज में और प्रशासन में, तीनों ही जगह नुकसान है। और क्या नुकसान है देख लेते हैं जल्दी से। नुकसान मैं इनको धीरे धीरे इसलिए जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल पॉइंट है नहीं, और आप बताइए कर ही दोगे। नुकसान देखो, नुकसान में क्या है कि जिन तारों में करंट नहीं होता, लोग उन पे कपड़े सुखा देते हैं। क्षमा सोभती उस भजन को जिसके पास विरल है, उसे नहीं जो विषहीन विनीत सरल है। तो यदि सहिष्णुता, सहनशीलता जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो कायरता बन जाती है। सहनशीलता या सहिष्णुता जरूरत से ज्यादा हो तो वो कायरता बन जाती है। लोग आपको डरपोक समझने लग जाते हैं, लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कृष्ण शिशुपाल की कहानी। शिशुपाल को जानते हो आप? कृष्ण की बुआ का लड़का था शिशुपाल।
ठीक। तो कृष्ण की बुआ का लड़का था शिशुपाल, और शिशुपाल और कृष्ण की बनती नहीं थी। शिशुपाल से बड़े थे कृष्ण। ऐसा कहते हैं कि शिशुपाल ने पैदा लिया तो उनके अंग कुछ ज्यादा थे, कुछ अतिरिक्त अंगों के साथ पैदा हुए। तो माँ बाप उसका त्याग करना चाहते थे। तो जब वो त्याग करने गए तो कहानियां तो चलती हैं, तो भविष्यवाणी हुई कि भाई समय के साथ इसके जो अतिरिक्त अंग हैं ये झड़ जाएंगे, और जिसके छूने से इसके अतिरिक्त अंग झड़ेंगे वही आपके इस बेटे की मृत्यु का कारण बनेगा। एक दिन कृष्ण आए, कृष्ण ने गोद में लिया तो शिशुपाल के जो अतिरिक्त अंग थे वो झड़ गए। तो बुआ डर गई, कृष्ण की बुआ थी। तो बुआ ने कृष्ण से वादा किया कि बेटा ये मेरा बेटा कितनी भी गलतियां करे तो माफ कर देना। तो वो तो भगवान थे, तो कहानी चलती है। तो भगवान को पता था, तो भगवान ने कहा बुआ जी चिंता मत करो, मैं इसकी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरी 100 गलतियां माफ करूंगा। फिर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, और जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ जब करवाया तो उसमें शिशुपाल भी आया। तो शिशुपाल गाली देता रहता था कृष्ण को, बदतमीजी करता रहता था, भगवान कृष्ण का अपमान करता रहता था। भगवान कृष्ण गिनती करते रहते थे। एक दिन 100 हो गई, और जब पूरी 100 हो गई तो फिर भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। ये कहानी चलती है। तो ये सहनशीलता बताने का सबसे अच्छा उदाहरण है कि सहनशीलता होनी चाहिए, पर एक लिमिट तक। इस लिमिट से आगे नहीं बढ़ना है। वो कहते हैं ना कि जिन तारों में करंट नहीं होता, लोग अक्सर उन पर कपड़े सुखा देते हैं। माफ करना अच्छी बात है। जैसे महात्मा गांधी जी ने भी क्या कहा कि यदि माफ करना है तो यदि कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे को गाल आगे कर दो। ईसा मसीह ने भी यही बात कही। लेकिन यदि कोई दूसरे पे भी मार दे तो क्या करना है, ये गांधी जी ने भी नहीं बताया, ईसा मसीह ने भी नहीं बताया, जीसस क्राइस्ट ने। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी है ना कि मैं एक गाल पे मारा ना इसने, देखो मैं दूसरा गाल आगे करूंगा, ये नहीं मारूंगा, तो वो दूसरे पे भी मार देता है। तो वो अरशद वारसी कहता भाई आइला इसने तो चिपका दिया। तो वो एक मारता है, उसमें क्या कहता है कि इसके बाद क्या करना, ये भाई ने अपने को नहीं बोला, ये गांधी जी ने अपने को नहीं बताया। तो गांधी जी को भी यदि आप उनके चरित्र को भी देखोगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय देख लो, ठीक है। तो इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर ये लिख के गए, क्या लिख के गए कि क्षमा करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसे नहीं जो विषहीन विनीत सरल है। अगर मैं जैसा कोई व्यक्ति ये कहे चल मोदी को माफ किया, चलो डोनाल्ड ट्रंप को मैंने माफ किया, पुतिन को माफ किया, तो मेरी क्या औकात है मैं उनको माफ करूंगा? मैं उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, माफ तो तब करूंगा। यदि मोदी जी कहे कि चल तेरे को माफ किया, तब तो समझ में आती है बात। तो ये वाली बात है, लोग उसको डरपोक समझने लग जाते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा सहनशील हो जाओगे, लोग आपको क्या समझेंगे, डरपोक समझने लग जाएंगे, आपको कायर समझेंगे। दूसरी बात पता है क्या है, जब आप बहुत ज्यादा सहिष्णु हो जाएंगे, जब आप बहुत ज्यादा सहनशील हो जाएंगे, आप अपनी बात, तो आपका व्यक्तित्व भी कैसा हो जाएगा, दब्बू हो जाएगा। आप कहीं पे भी खुल करके अपनी बात कह ही नहीं पाओगे, आपकी अभिव्यक्ति खतरे में आ जाएगी, आपकी अभिव्यक्ति की जो आजादी है ना वो खतरे में आ जाएगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सहिष्णु हो गए और आपको डर है कि यार मैं बोलूंगा तो सामने वाले को बुरा ना लग जाए, और केवल इसी चक्कर में वो बोला जा रहा है, आप बोल ही नहीं रहे, तो आपके व्यक्ति की आजादी के नुकसान हो गए ना। दूसरी बात क्या है, लोग आपको यूज कर लेंगे, लोग आपको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन। आपको एक वस्तु की तरह लोग यूज करेंगे। लोग कहते हैं ना कि अरे यार उसने मेरा यूज कर लिया, सीधे लोगों के साथ में यही होता है ना, लोग उनको यूज कर देते हैं। आजकल तो ये बीएफ जीएफ वाला सिस्टम बहुत चल रहा है ना, लोग कहते हैं ना अरे यार मेरा कट गया, क्या है ये, ऑब्जेक्टिफिकेशन है और क्या है। लोग कहते हैं ना, कुछ लड़कियों को गोल्ड डिगर्स कह देते हैं, या लड़कों को प्ले बॉय और दूसरे नामों से बुलाते हैं। उसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिफिकेशन। दूसरे व्यक्ति को उन्होंने इंसान नहीं समझा, एक वस्तु की तरह, एक साधन के रूप में काम में लिया। जैसे कुछ साधन खुशी देते हैं, वैसे उस साधन को कुछ दिन यूज किया, उससे खुशी मिल रही थी, फिर छोड़ दिया।
जैसे जितने भी ज्यादातर एडवर्टाइजमेंटों में महिलाओं का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? केवल सुंदरता के लिए। तो वो क्या है? वो ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो दुनिया की सबसे बुरी फीलिंग होती है जब आपको पता चले कि इसने मेरे को यूज किया यार, इसने मेरे को एक साधन की तरह यूज कर दिया। ये दुनिया की सबसे बुरी फीलिंग है। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। समझ जब पता चलता है ना, बहुत बुरा लगता है। और लोग कब कर पाते हैं? तब आपके सहनशील होते हो आप। इसीलिए ज्यादा सहनशील होना आपके अहित में है, आपका बहुत नुकसान कर सकता है। लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। फिर आप कभी गुस्से से भी बोलोगे ना, तो लोग आपके गुस्से को भी सीरियसली नहीं लेंगे। आप कोई अपनी वाजिब मांग रखोगे जो एकदम सच बात है, लोग उसको भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सहनशील है। उनको पता ही है ये क्या आदमी है। तो बहुत ज्यादा नुकसान आपको ये क्या कर सकती है? वित्तीय नुकसान कर सकती है। क्या कर सकती है? आपका ये वित्तीय रूप से नुकसान कर सकती है। पैसों के रूप में आप अपने पैसे किसी से मांग ही नहीं रहे। कोई भी आपको फायदा उठा करके चला गया, कोई भी आपको बाहर ले गया, आपके साथ डिनर किया, पैसे आपको देने पड़ रहे हैं। चाय पीने चले गए, जब पैसा आपको देना पड़ रहा है। और क्या हो सकता है? यदि आप बहुत ज्यादा सहनशील हो जाओ तो आपका समाज आपका बहिष्कार भी कर सकता है। आपकी अनदेखी हो जाएगी और बहिष्कार भी हो सकता है। बहिष्कार कैसे हो जाएगा? सामाजिक बहिष्कार। हालांकि ये तो सामाजिक नुकसान में भी आ जाएगा। कैसे हो जाएगा सामाजिक बहिष्कार? जैसे मान लो कोई जैसे मान लो कि कोई ऐसा देश है जहां की इस्लाम थोड़ी कट्टरता में फैला हुआ है। कोई भी धर्म, मान लो इस्लाम का उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी एक धर्म का मान लो इस्लाम का ले लेते हैं ना। अब वहां पे यदि कोई व्यक्ति दूसरे धर्मों के बारे में पढ़े और उसको लगे कि यार दूसरे धर्म के लोग भी बढ़िया ही है, क्या है ऐसा कुछ, तो यदि वो सहिष्णु होने की कोशिश करेगा, बहुत ज्यादा सहनशील होने की कोशिश करेगा, तो लोग उसको क्या कह देंगे? कायर कह देंगे, डरपोक कह देंगे। और हो सकता है कि वहां का जो समाज है वो उसको क्या कहते? कायर कहते, डरपोक कहते। उसका उदाहरण देखो, रंग दे बसंती फिल्म आपने देखी होगी। तो उस फिल्म में क्या होता है? वो होता है, उनका दोस्त एक मुस्लिम दोस्त होता है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा क्या होता है। वो लंबा सा पतला सा होता है, असलम, असलम उसका नाम होता है। तो एक दिन वो असलम को घर छोड़ने जाते हैं उसके दोस्त रात को। तो उसका पिता उसके क्या कहता है कि ये देश हम मुसलमानों को ना अपना मानता था ना मानेगा। तेरे को यही दोस्त मिलते हैं दूसरे धर्म के। अरे तेरे को अपने धर्म के लोग नहीं मिलते क्या दोस्त बनाने के लिए? तो वो क्या कहता है? मैं आपकी तरह नहीं सोच सकता। तो जवाब क्या मिलता है कि तू बस डायर कायर है, तू डरपोक है, बस और कुछ नहीं। ऐसा ही एक और उदाहरण आपका देखना हो तो एक उपन्यास है पिंजर, उस पर फिल्म भी बनी हुई है अमृता प्रीतम का। उसमें भी यही है कि भाई जो रसीद है वो क्या करता है? फूलों को उठा लाता है। तो फूलों को उठाने के लिए वो उसको काफी टाइम लगता है। तो लोग उससे क्या कहते हैं? तू कायर है, तू डरपोक है। तो सामाजिक बहिष्कार की स्थिति आ जाएगी यदि कोई व्यक्ति सहिष्णु होने की कोशिश करता है। तो यह सभी जगह है। मैंने एग्जाम्पल केवल इसका लिया है एक धर्म का, बाकी ये सभी धर्मों पर, सभी समाजों पर, सभी भाषाओं पर, हर चीज पर लागू होता है। आप लिंग पे देख लो, 4 पति बैठे हैं तो एक पति सीना ठोक के ये नहीं कह सकता कि नहीं यार पत्नियों का काम में हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि उसको पता है 4 लोगों के बीच में मेरी हंसी उड़ जाएगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो वो नहीं बोलता है बेचारा, चुप रह जाता है वहां पे। और यदि वो बोलेगा तो लोग उसकी हंसी उड़ाना शुरू कर देंगे, तो उसका एक तरीके से बहिष्कार हो जाएगा। तो ये क्या है? नुकसान है व्यक्तिगत जीवन में। जब आप बहुत ज्यादा सहिष्णु हो जाते हो तो ये आपको इस तरीके से ये नुकसान करता है। बहुत ज्यादा सहनशीलता कायरता कहलाती है। सहन करना, लेकिन एक लिमिट तक। अब हम देखते हैं सामाजिक जीवन में सहिष्णुता का क्या नुकसान होता है। तो सामाजिक जीवन में टॉलरेंस का क्या नुकसान होता है, ये समझाने के लिए मैं आपको एक दर्शन शास्त्री हैं, उनका नाम है कार्ल पॉपर। क्या नाम है उनका? कार्ल पॉपर। उनकी एक अवधारणा पहले बताऊंगा। कार्ल पॉपर हैं, उन्होंने एक अवधारणा दी
सॉरी, उसको कहते हैं द पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। द पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। तो द पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस है क्या? देखो, उन्होंने एक तर्क दिया। मान लो कोई भी एक समाज है, उस समाज में एक तरफ तो कौन है? मेजॉरिटी, दूसरी तरफ क्या है? माइनॉरिटी। भारत का एग्जांपल लेके समझ लेते हैं ना। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या है 79% लगभग, पॉइंटों में थोड़ा बहुत अंतर होगा। माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी में सिख आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, यहूदी आते हैं, पारसी आते हैं। इनमें यदि हम इस्लाम को यदि लें तो वो है 14% सर्वाधिक। बाकी कितने? 1%, 2%, आधा %, 0.5%, ऐसे बहुत कम कम है संख्या में। 6%, 4% ऐसे ही। सर्वाधिक मुस्लिम है। कोई भी समाज ले लो, हमारे भारत का ही नहीं, दुनिया का कोई भी धर्म हो। मैं एग्जांपल समझा रहा हूं बस। यदि एक समाज, किसी भी समाज में यदि एक वर्ग बहुत ज्यादा सहिष्णुता दिखाएगा तो ऐसा हो सकता है कि कुछ असहिष्णु लोग उस समाज को नष्ट कर सकते हैं। इन्होंने ये तर्क दिया कि यदि मेजॉरिटी जब बहुत ज्यादा सहनशील हो जाती है, जब बहुत ज्यादा सहिष्णु हो जाती है, तो ऐसा हो सकता है, केवल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि माइनॉरिटीज उस समय कैसी हो जाए? आक्रामक हो जाए। माइनॉरिटीज कैसी हो जाए उस समय? आक्रामक हो जाए। और यदि ऐसा होता है तो यह स्थिति दुनिया के किसी भी देश को कहां की तरफ ले जाएगी? विभाजन की तरफ ले जाती है, जैसा कि भारत में 1947 में हुआ था। तो फिर भाई क्या करें? भाई जब भी ऐसा होगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा? फिर बैलेंस स्थापित करना पड़ेगा। अब बैलेंस स्थापित करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? जॉन रॉल्स के विचारों का। तो जॉन रॉल्स क्या कहते हैं? तो इसलिए कार्ल पॉपर जो जॉन रॉल्स जो इसमें कहेंगे, वो क्या 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 लेके आएंगे? समान न्याय का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत लेके आएंगे? समान न्याय का सिद्धांत लेकर के आएंगे। और वो क्या कहेंगे? इट इज गुड टू बी गुड। और यही बात कौन कहेंगे? हमारे महात्मा गांधी जी कहेंगे। दोनों की सोच लगभग है, और दोनों ही क्या कहेंगे कि शांति के लिए सहनशीलता आवश्यक है, इसीलिए सभी को सहनशील होना ही पड़ेगा। लेकिन एक और विचारक हुए हैं जिनका नाम है सैम हैरिस। दिख रहा है ना? हाँ, जिनका नाम क्या है? सैम हैरिस। इनका क्या विचार है इस बारे में? इनका यह कहना है कि दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी सोसाइटी में जो मेजॉरिटी है, यदि वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सहिष्णु हो जाएगी, बहुत ज्यादा सहनशीलता दिखाएगी, तो जो माइनॉरिटी है वो क्या करेगी? आक्रामक हो सकती है। तो माइनॉरिटी आक्रामक होने से रोकने के लिए मेजॉरिटी को हमेशा ही मेजॉरिटी को कभी कभी आक्रामक रुख भी अपनाना चाहिए, ताकि माइनॉरिटी को अपनी सीमाओं का ज्ञान हो सके। अपनी सीमाओं का क्या हो सके? ज्ञान हो सके। लेकिन वो कभी कभी है, यदि वो जरूरत से ज्यादा हो गए, यदि मेजॉरिटी असहिष्णु हो गई, तो बहुत भयंकर दुष्परिणाम होंगे, बहुत बड़े बड़े नुकसान होंगे। और सबसे बड़ा नुकसान जो, यदि चरम पे यदि कोई चीज पहुंच जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? जीनोसाइड हो जाएगा, नरसंहार हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत विभाजन। करोड़ों की संख्या, लाखों की संख्या में लोग मरे, ट्रेनों से, लाशों से भर भर के ट्रेनें आई,
नोआ आखली में हालत खराब हो गई। लाहौर, कराची, इधर अमृतसर, पूरे भारत में यहूदियों का जो जीनोसाइड हुआ, होलोकॉस्ट जिसको हम कहते हैं, 1941 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध में, तो ये क्या हुआ कि भाई असहिष्णुता का चरम रूप हो गया। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सहिष्णुता को यदि कंट्रोल में रखना है तो लोकतंत्र भी बेहतर तरीके से चलाना पड़ेगा। पर लोकतंत्र को भी तो लोग ये क्या कहते हैं कि यार लोकतंत्र कोई बहुत सबसे बेहतर कोई शासन प्रणाली तो है ही नहीं। एक शेर है, अलामा इकबाल नाम के एक व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि जमहूरियत वो तर्ज सियासत है या तर्ज हुकूमत है जहां सर गिने जाते हैं तौले नहीं जाते। ठीक है, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। पर ठीक है, अब जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, चली रही हैं, और भारत में प्रशासन में नुकसान और बच गया, तो ये तो हो गया, इसका समाज में नुकसान हो गया। ठीक है, अब मैं प्रशासन में नुकसान और बता देता हूं आपको, फिर उसके बाद वर्तमान स्थिति भारत में कैसी है सहिष्णुता को लेकर के वो बताऊंगा, और सहिष्णुता कैसे सिखा सकते हैं वो हम पढ़ेंगे और टॉपिक खत्म होगा। चलिए, प्रशासन में और नुकसान बच रहा है तो ये हम देख लेते हैं। आप वो डीएम साहब, कलेक्टर साहब हैं, बहुत ज्यादा सहनशील व्यक्ति हैं सब कलेक्टर साहब। एक दिन कर्मचारी ने फोन किया, लेट आया। आपने पूछा लेट क्यों आया भाई? उसने कहा सर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई घर पे। आपने कहा ठीक है चल कोई बात नहीं। दूसरे दिन आया, सर घर पे थोड़ी प्रॉब्लम है। अब आपने माफ तो एक को किया, हो सकता है उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो। देखा कितने उन्होंने? 50 ने। और सबको क्या लगा कि लेट तो आ ही सकते हैं, क्या है बहाना, बहाना ही तो बनाना है। तो इससे क्या बढ़ने का खतरा हो सकता है यदि बहुत ज्यादा सहनशील यदि हो जाए तो अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता बढ़ सकती है। दूसरा क्या हो जाएगा, किसी ने एक बार रिश्वत ली, आपको पता चला, आपने माफ कर दिया, चल कोई बात नहीं है अगली बार से नहीं करना। बाकी के जितने भी लोग होंगे वो क्या सोचेंगे, अच्छा मतलब एक बार कर सकते हैं। तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि सहनशील होना चाहिए, इस बात पे जोर दो, लेकिन वही वाली बात है कि एक लिमिट तक ही सहनशील होना चाहिए, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पे लोग कपड़े सुखा देते वाली बात है। भगवान ने शिशुपाल को माफ किया तो 100 बार किया, ज्यादा नहीं किया। वो तो सगा था, उनका बुआ का ही लड़का था। और क्या हो सकता है, अपीजमेंट बढ़ सकता है इससे, तुष्टीकरण। अरे तुम बार बार उसको तो लेट आने देते हो सर, फलाने सर तो हमें, फलाने व्यक्ति तो, फलाने बाबूजी तो रोज लेट आते हैं, उनसे तो कोई कुछ नहीं कहता। तो एक ही व्यक्ति को आपको लगता है इसकी परेशानी है और किसी की नहीं है, तो तुष्टीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। जैसे भारतीय राजनीति में है, तुष्टीकरण है, बहुत ज्यादा तुष्टीकरण है। अभी समझेंगे हम, वर्तमान स्थिति जब पढ़ेंगे तो तुष्टीकरण को भी समझेंगे। तो ये सब क्या हो सकते हैं, प्रशासन में नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, लापरवाही आ सकती है, अनुशासनहीनता में ही आ जाएगी लापरवाही भी। तो ये कुछ बहुत ही नुकसान देख रहे हो कितने कम है, फायदे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एक लिमिट तक रहे तो इन नुकसानों को कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए, अब भारत में सहिष्णुता की वर्तमान स्थिति क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति पर ज्यादा लिखना है। इतिहास में क्या हुआ वो ठीक है, वो इतिहास की बात है। वर्तमान बताओ भाई, वर्तमान सुधारना है। वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति में यदि हम देखें तो मॉब लिंचिंग के मामले पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है, भीड़ मिलकर के यदि किसी व्यक्ति को मार दे तो उसको कहते हैं मॉब लिंचिंग। मॉब का मतलब होता है भीड़। लव जिहाद के मामले भी बढ़े हैं। लव जिहाद क्या है कि केवल एक ही धर्म का मसला नहीं है, ठीक है, कि भाई इस्लाम और हिंदू धर्म का ही मामला नहीं है, ये सभी धर्मों का मिक्स का मामला, सभी का, जिन जिन धर्मों से एक दूसरे को प्रॉब्लम है। और लव जिहाद का सीधा सीधा मतलब यही है
कि कोई बस इसी बात को ध्यान में रख करके कि बस किसी ना किसी तरीके से सामने वाले का क्या करना है, धर्म परिवर्तन करना है। इसको लेकर के यदि कोई सोच के साथ में कुछ शादी कर रहा है या प्रेम कर रहा है, तो वो कुछ सालों में भारत में क्या बढ़ा है, धार्मिक ध्रुवीकरण भी बढ़ा है। राजनीति में क्या भी बढ़ा है, धार्मिक ध्रुवीकरण भी बढ़ा है, देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा हेट स्पीच पिछले कुछ सालों में भारतीय समाज में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फेक न्यूज सोशल मीडिया पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा फेक न्यूज हमें दिखाई दे रही है। बॉलीवुड बॉयकॉट, बॉलीवुड का नारा दिखाई देता है, तो बॉयकॉट का चलन चला है। बॉयकॉट एक नया फैशन आया है। ठीक है, मंदिर मस्जिद विवाद बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। मंदिर मस्जिद विवाद बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। हेट स्पीच मैंने आपको बताई दी बढ़ी है, फेक न्यूज मैंने बताई दी है। धार्मिक हिंसा के मामले भी बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में कभी रहे नहीं है, लेकिन वर्तमान में पिछले कुछ सालों से यदि तुलना करें तो थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई देती है। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पिछले 5 सालों में धार्मिक हिंसा के मामले बढ़े हैं। ठीक, तो ये सब बढ़ा है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आम आदमी बहुत ज्यादा एक्टिव है, और आम आदमी से भी ज्यादा जो एक्टिव है वो है पीआर एजेंसीज, जो कि क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं, प्रेजेंट कर रही हैं, प्रेज कर रही हैं, प्रशंसा कर रही हैं या नफरत कर रही हैं। और ये एजेंसी जो है वो पेड़ है, यानी कि पैसों के आधार पे लोगों की छवि बनाने और बिगाड़ने का काम कर रही है। जो दिख रहा है ना वो सच नहीं है। सोशल मीडिया पे जितनी असहिष्णुता दिखाई देती है, समाज में, वास्तविकता में, व्यवहार में उतनी असहिष्णुता नहीं है। धार्मिक मामलों की यदि हम बात करें तो यह बात ठीक है कि भाई ध्रुवीकरण बढ़ा है, लेकिन ध्रुवीकरण बढ़ा है तो तुष्टीकरण भी बढ़ा है। इसके साथ साथ क्या बढ़ा है, तुष्टीकरण बढ़ा है, जिसको अपीजमेंट कहते हैं। और जब अपीजमेंट की जब राजनीति होती है, तुष्टीकरण की जब राजनीति होती है, जैसे 1990 के बाद से आप कह सकते हो कि भाई ये चीजें बहुत शुरू हो गई। देखिए, चुनाव क्या है, कोई किसी का भला नहीं चाहता, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता। सारे राजनेताओं की बात मैं कर रहा हूं, वो केवल चुनाव जीतना चाहते हैं। उनका एक ही गणित है, चुनाव जीतना। वो उनको आपके भले की परवाह नहीं है, उनको चुनाव जीतने की परवाह है। लोकतंत्र चलता है सीधा सीधा गणित पर। तुष्टीकरण किया जाता है चुनाव जीतने के लिए, ध्रुवीकरण किया जाता है चुनाव जीतने के लिए। और चूंकि आजकल जातियों के बजाय धार्मिक मामलों पर जीत मिलने लगी है, तो इसलिए धार्मिक ध्रुवीकरण राजनीति में थोड़ा बढ़ा है, थोड़ा सा जो है वो बढ़ा है। हेट स्पीच भी बढ़ी है। बट अच्छी बात क्या है कि ये सब सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। जो वास्तविक स्थिति है, वास्तविकता में लोग आज भी प्रेम से भारतीय सोसाइटी में रह रहे हैं। आज की डेट में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवाज बुलंद कर रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। आज की डेट में शिकायत करना बहुत आसान हो गया, सरकार तक लोगों की पहुंच बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हो कि ये सारी की सारी स्थिति दिखाई देती है जो कि चिंताजनक है। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये न्यूज में और सोशल मीडिया पर इतना दिखाई देता है, वास्तविक में व्यवहार में उतना ज्यादा है नहीं। समाज में लोगों का व्यवहार इतना असहिष्णु नहीं है जितना कि सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई हम बच्चों को सहिष्णुता कैसे सिखा सकते हैं, बड़ों को भी।
तो नेक्स्ट हमारा क्या है, कैसे सिखाए। कैसे सिखाए। बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, सीधी बात है, पढ़ा रहे हैं तो विभिन्न धर्मों के बारे में पढ़ाना, विभिन्न संस्कृतियों के बारे में पढ़ाना, विभिन्न विचारधाराओं के बारे में पढ़ाना, ताकि उनको डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस समझ में आए। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जो व्यक्ति जितना ज्यादा लंबे समय तक एक ही प्रकार के समाज में रहेगा, एक ही प्रकार की सोसाइटी में रहेगा, उसके कट्टर बनने की, उसके रूढ़िवादी होने की संभावना उतनी ही ज्यादा है, वो उतना ही कम सहिष्णु होगा। इसलिए वो डाइवर्सिटी रहे। जो व्यक्ति जितना ज्यादा घूमा फिरा होता है, दुनिया जिसने जितनी ज्यादा देखी होती है, वो विनम्र हो जाएगा, वो सहनशील हो जाएगा, उसमें सहिष्णुता का गुण ऑटोमेटिक आ जाता है। इसलिए आज की डेट में अमेरिका का जो कल्चर है वो मेल्टिंग पॉट कल्चर दिखता है, तो वहाँ विविधता बहुत ज्यादा है, क्योंकि वह चाइना के लोग भी रह रहे हैं, भारत के लोग भी रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी रह रहे हैं, यूरोप के भी रह रहे हैं, मैक्सिको के भी रह रहे हैं, अफ्रीका के भी रह रहे हैं। अब सोचो एक ही क्लास में ये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके क्या होगा कि उनकी डाइवर्सिटी का लेवल ही एक अलग टाइम पर पहुंच जाएगा। तो उनमें क्या होगा कि जो टॉलरेंस का गुण है वो ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा। क्लास में ओपन डायलॉग करवाना, खुला संवाद, खुला मंच, सबको अपने विचार साझा करने हैं और सभी को सभी के विचार पूरी तरीके से सुनने हैं। चाहे कोई सा भी धर्म आ जाए, किसी भी धर्म का त्योहार हो, किसी भी संस्कृति का कोई मेला हो, त्योहार हो, कोई भी कार्यक्रम हो, सारे आयोजित करवाना। स्कूल का काम केवल पढ़ाना नहीं है, रट्टू तोता बनाना नहीं है, समाज के लिए, भविष्य के लिए एक अच्छा नागरिक बनाना है। और इसलिए जितना पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है, उतना ही उसके व्यक्तिगत विकास पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसीलिए हर चीज पे फोकस करो। दिवाली आ रही है तो दिवाली मनाओ, ईद आ रही है तो ईद भी मनाओ, क्रिसमस आ रही है तो क्रिसमस भी मनाओ, गणपति आ रहे हैं तो वो भी बिठाओ। सीखे तो सही बच्चे, और इसी बहाने उनको बताओ कि भाई एमपी में ऐसे होता है, महाराष्ट्र में ऐसे होता है, इसका इतिहास ऐसे रहा है, इससे ये फायदे होते हैं। जब बच्चा बचपन से ये सारी चीजें देखेगा तो किसी के प्रति मन में बचपन से नफरत ही नहीं होगी। एक ही क्लास में सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग नस्लों के लोग हैं, तो फिर काहे को लोग असहिष्णु होंगे। सबको पता है भाई ठीक है, सब एक जैसे ही हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। और सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना, बच्चों को अनुभव हो, बच्चों को डाइवर्सिटी सीखे, उदाहरणों के माध्यम से बताना, रोल प्लेइंग करवाना, बाध्यकारी संपर्क करवाना कि आज तुम इसके साथ बैठो, आज तुम इसके साथ बैठो, ग्रुप बनाए तो तुम ये ग्रुप बनाए। शिक्षक जो है, टीचर्स, माता पिता जो हैं, आसपास के जो समाज है, वो सब अपने कैरेक्टर के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा ये उदाहरण प्रस्तुत करें कि भाई क्या है कि देखो सहिष्णुता का मूल्य कितना बड़ा होता है। और जब बात आएगी कि भाई कलेक्टर साहब को कैसे सिखाएं, भविष्य के कलेक्टर साहब को, तो हम एक तो सिलेबस में है तो सिलेबस से सीखेंगे। दूसरी बात, 100 दिन का फाउंडेशनल कोर्स होता ही है, बेसिक कोर्स होता ही है लवासना में, मसूरी में, तो वहां सीखेंगे वो। और इसके लिए उनके लिए भी लिख दो कि उनके लिए भी रोल प्लेइंग करवाई जा सकता है, इन्फोर्स कॉन्टैक्ट, बाध्यकारी संपर्क तो करवा होता ही है, और करवाते ही है वो ये सारे काम। तो वैसे तो ये सारे की सारी चीजें आप लिख दोगे। मेरी तरफ से टॉलरेंस कंप्लीट हुआ। जो भी कुछ अच्छा लगा इसमें वो आपका है, जो भी बुरा खराब रहा, जो बुरा लगा आपको, वो मेरा है। जो भी कुछ सुधार, सलाह, विचार आपके हों तो आप मुझे प्लीज बताएं, ठीक है। आप सवाल पूछें। ये मैंने पढ़ाया है यूपीएससी के नजरिए से। एथिक्स में 150 प्रश्न, 150 नंबर का प्रश्न आ जाए, 150 अंकों, 150 शब्दों का प्रश्न आए, जवाब लिख देना। निबंध आ जाए 2000 शब्दों में, 1500 शब्दों में लिखने का, तो निबंध लिख सको। जीएस पेपर 2 में आए तो जीएस पेपर 2 के हिसाब से लिख सको। कहीं पर भी टॉलरेंस से संबंधित इंटरव्यू में पूछा जाए तो इसके सारे एस्पेक्ट मैंने इसीलिए बताए हैं,
एक एक एस्पेक्ट आपको बताया है, ढूंढ ढूंढ करके बताया है। इसीलिए इतने सारे विचारकों के नाम में लेकर के आया हूं, तथ्य लेके आया हूं, तर्क लेके आया हूं, प्रमाण लेके आया हूं। आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया रे, वो वाला गाना याद आ गया। तो अब आप समझे होंगे कि भाई सहिष्णुता क्या है, इसका महत्व क्या है, संविधान में ये क्या है, पश्चिम में सहिष्णुता के मूल्य का इतिहास क्या रहा है, भारत में क्या रहा है, वर्तमान स्थिति दोनों जगह क्या है, निजी जीवन में क्या फायदा होता है, सामाजिक जीवन में क्या फायदा होता है, प्रशासन में इसका क्या फायदा होता है, नुकसान भी कैसे होता है, कैसे इसको सिखा सकते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। तो भाई बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, है ना, कमेंट करना ना भूलें, सवाल आप पूछें जरूर, ठीक है। जो भी आपके कोई सवाल हो, प्रश्न हो, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट वैसे तो आते हैं, है ना, और तो उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी जितने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं उनका। और कुछ लोगों ने मेरी झूठी तारीफ भी की है कमेंट सेक्शन में, तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दोज ऑल्सो। बट जो एक चीज है जो मैं बहुत ज्यादा चाहता हूं वो है आप मुझसे सवाल पूछें। आप सवाल खड़ा करोगे, प्रश्न पूछोगे, तो जवाब देने में भी थोड़ी क्या रहती है, मजा आता है ना, थोड़ा संवाद स्थापित हो जाता है। और जब दोनों तरफ से जो है क्या होता है, संवाद स्थापित होता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज कमेंट करते रहें, सवाल जरूर पूछें। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मूल्यों के साथ में फिर मिलेंगे, फाउंडेशनल वैल्यूज की मूल्यों के साथ में। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कोई भी सवाल हो तो प्लीज सवाल जरूर पूछिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में डालो, कोई भी सवाल जो भी आपके मन में है वो लिखें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।